एपिसोड 81। मेरे मिस्टर सिंघानिया को ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुंबई, जमुनाबाई का कोठा। एक लड़की झूले पर बैठी थी। वो लड़की कोई और नहीं रूपा थी, जिसने अपने चेहरे पर एक ओढ़नी ली हुई थी और उसका आधा चेहरा उस ओढ़नी से ढका हुआ था। एक गर्ल जो उस दिन चांद ने जला दिया था। जब रूपा ने चांद का चेहरा जलाया तो उस दिन से ही रूपा अपने चेहरे को छुपा कर रखती थी। उसके सामने बड़े वाला टीवी चल रहा था। तभी अचानक से रूपा की नज़रें टीवी पर गहरी हो गई, क्योंकि वो खबरें देख रही थी और खबरें देखते देखते उसे उस इवेंट की खबर दिखाई देने लगी जिसमें अखंड और मून ने पार्टिसिपेट किया था और मून को स्टेज पर चलते हुए देख वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी। उसने तुरंत आवाज लगाई, रघु रघु रघु, जो वही साइड में खड़ा कुछ काम कर रहा था। वो तुरंत भागता हुआ उसके पास आया और बोला, क्या क्या हुआ रूपा दीदी? रूपा ने सामने टीवी की तरफ देखा और बोली, इस लड़की के पेट में ये वाली क्या कर रही है? ये वाली तो इस कोटे की लड़कियों की पहचान है ना, तो ये वाली इसके पेट में कैसे आई? ये बोलते हुए उसने टीवी स्क्रीन को जूम कर दिया था, जिससे वो बाली साफ दिखाई दे रही थी और उस बाली में लगा हुआ एक निशान भी, जो कि एक तरह की एक छोटी सी स्टैंप था। रघु अपना सर को खुजाते हुए बोला, बात तो आप सही कर रही है दीदी। ये लड़की तो पता नहीं कौन है, लेकिन ये वाली इस कोटे की है, पर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ कोई है जो आपको इस बारे में बता सकता है। जमुनाबाई के जाने के बाद तो आप इस कोटे को संभाल रही है, लेकिन कोई है जो इस कोटे में शुरू से है। अगले ही पल रूपा समझ चुकी थी कि उसे अब किससे सवाल करना है। वो तुरंत बोली, जाओ जाकर गौरवी को बुला कर लेकर आओ। गौरवी, जो अब तक काफी उम्र की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसका व्यवहार नहीं बदला था। वो पहले भी सुकन्या से नफरत करती थी और अब भी उसकी नफरत बिल्कुल वैसी ही थी। गौरवी जब रूपा के सामने आकर खड़ी हुई तो रूपा ने उसे सामने टीवी स्क्रीन की तरफ देखने को कहा। गौरवी सामने टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर रूपा उससे जानना क्या चाहती है, लेकिन जब उसने मून को और उसके पेट की तरफ देखा तो वो भी सब समझ गई। उसके पेट पर जो जलने का निशान था वही काफी था ये बताने के लिए कि मून जमुनाबाई के कोटे से संबंध रखती है। उसके पेट में बाली तब पहनाई गई थी जब वो पैदा हुई थी, जो कि इस कोटे की रिवायत थी कि जब भी इस कोटे की किसी भी वेश्या को बेटी पैदा होगी तो उसके पेट में इसी तरह बाली पहनाई जाएगी, जो उसकी निशानी बनेगी, इसकी पहचान बनेगी। गौरवी ने रूपा की तरफ देखा और बोली, शायद ये वही लड़की है। रूपा ने तुरंत पूछा, कौन सी लड़की? गौरवी एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल उसका मुंह किसी तोते की तरह चलने लगा। गौरवी की बात सुनते हुए रूपा के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। वो तुरंत बोली, ये तो बैठे बैठे लॉटरी लग गई, इतनी खूबसूरत हसीना और जमुनाबाई के कोटे से भाग गई। पर कोई बात नहीं, रूपा है ना, उसे तो वैसे भी खूबसूरत लड़कियां अपने कोटे पर चाहिए और ये तो है ही इस कोटे की, इसे तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो तिरछी नजरों से ना जाने कितना ही टाइम मून को देखते रही। वहीं दूसरी तरफ खंडहर में आहिल, रिद्धि और मून तीनों इस वक्त एक दूसरे के सामने सामने खड़े थे। मून को आहिल के आदमियों ने घेर रखा था तो रिद्धि को उसके आदमियों ने कसकर उसके हाथों से पकड़ा हुआ था। आहिल मुस्कुराते हुए रिद्धि की तरफ देख रहा था और रिद्धि के चेहरे का रंग उड़ चुका था। आहिल तुरंत बोला, तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? उसका सवाल सुनकर भी रिद्धि ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आहिल हंसा और बोला, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हें हर चीज समझाने के लिए, बस 1 मिनट दो मुझे। ये बोलकर उसने अपने आदमी को इशारा किया तो उसके आदमी अंदर से सिद्धि को लेकर आए। सिद्धि को देखकर मून के होश उड़ गए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी, जैसे उसे कई दिनों से खाना ना दिया गया हो और उसे काफी टॉर्चर किया गया हो। सिद्धि वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए रिद्धि के आदमी उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, उसे न ही खाना देते थे और ऊपर से उसके साथ मारपीट भी कर रहे थे। उन आदमियों का बस नहीं चल रहा था, वरना वो अब तक तो न जाने कितनी बार सिद्धि के साथ बहुत कुछ कर चुके होते, लेकिन रिद्धि ने उन्हें उस चीज से मना किया हुआ था। मून तुरंत सिद्धि की तरफ भागने लगी, लेकिन आहिल के आदमियों ने उसे रोक लिया और बोला, ऐसे कैसे शाइन, अगर तुम्हें आना ही है तो मेरे पास आओ ना। ये दोनों बहनें एक नंबर की बेवकूफ है, एक कुछ एक्स्ट्रा मासूम और एक कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट, इन दोनों में कुछ नहीं रखा। अगर तुम्हें आना ही है तो आओ, मेरे पास आओ और मेरे सीने से लग जाओ। ये बोलते हुए उसकी आवाज में बेशर्मी साफ झलक रही थी। रिद्धि गुस्से से कांपने लगी थी। सिद्धि रोते हुए मून की तरफ देख रही थी। मून उसकी तरफ देखते हुए बोली, फिक्र मत करो सिद्धि, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है अब वक्त आ गया है कि उन लोगों को सजा मिल जाए। आहिल उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, सजा तो अब तुम्हें मिलेगी शाइन, मेरा दिल तोड़ने की सजा। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, और तुम हो कि उस अखंड सिंघानिया के साथ चली गई,
पर मुझे पता है कि मुझे अपनी चीज़ों को वापस अपने पास कैसे लाना है, इसीलिए तो देखो तुम आ गई मेरे पास वापस। मून चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे बेइंतहा नफरत है तुमसे और हमेशा रहेगी। तुमने जो किया है ना, वो माफ़ी के लायक भी नहीं है आहिल, क्योंकि गलतियाँ अगर गलतियों से हो तो वो गलतियाँ होती है, लेकिन अगर उन्हें जानबूझकर किया जाए तो वो गुनाह होता है, और तुमने जो किया वो बहुत बड़ा गुनाह है। आहिल हंसा और फिर रिद्धि की तरफ देखने लगा। रिद्धि अभी भी थोड़ा कंफ्यूज लग रही थी। आहिल ने वापस मून की तरफ देखा और बोला, देखो तुम्हारी नन कितनी कंफ्यूज लग रही है। कोई बात नहीं, हम इसकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तो सुनो रिद्धि सिंघानिया की आखिर बात क्या थी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस था। वो तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं शाइन से प्यार करता था, बेइंतहा प्यार, उसे पाना मेरा जुनून था, मेरी जिद्दी थी। लेकिन तभी मुझे पता चला कि कोई है जो उस पर नजर रखता है। मैंने पता लगाया तो वो इंसान तुम्हारा भाई अखन सिंघानिया निकला। अखन सिंघानिया को हराना इतना आसान नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शाइन को अखन से अलग करके मैं उसे अपना बना लूं और फिर इसे तुम सबसे दूर ले जाऊं। तो मैंने साहिल को तुम्हारे करीब भेजा और तुम साहिल की दीवानी। जैसे ही वो तुम्हारे करीब आया तुम तो और भी ज्यादा पागल होने लगी उसके प्यार में, एकदम उसकी दीवानी बन गई। और तुम्हारे इस दीवानेपन का फायदा उठाया मैंने तुम्हारे सामने एक ऐसा सीन बनाया जिसमें लगे कि मून ने साहिल को प्रपोज किया है और साहिल ने मून के लिए तुम्हें छोड़ दिया, और इस बात पर तुम इतना ज्यादा गुस्सा होगी कि तुम मून से नफरत करने लगोगी, उसे पूरी तरह से बर्बाद करने का सोचने लगोगी। और वो बर्बादी तो सिर्फ एक ही इंसान से पॉसिबल हो सकती थी, वो था अखन सिंघानिया, जिससे मून भी तुम्हारे रास्ते से हट जाती और वो पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाती। और तुमने उस बर्बादी के लिए अपनी ही बहन को जला दिया, जिसका सारा फायदा हुआ मुझे, क्योंकि अखन ने मून को बर्बाद करने के लिए उससे शादी तो कर ली, लेकिन कुछ दिनों में वो शादी टूट गई और मून ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। और फिर मैं उसकी लाइफ का हीरो उसे बचाने के लिए गया, लेकिन पता नहीं कैसे इस बेवकूफ़ लड़की के दिमाग में एक बार फिर से इंडिया वापस लौटने का भूत सवार हो गया और ये इंडिया वापस लौट आई। अगर ये मेरे साथ स्कॉटलैंड रहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन नहीं, इसे तो इंडिया आना था। इंडिया जाकर पता नहीं इसे कौन से हीरे मोती मिलने वाले थे, और अब देखो कैसे अखंड के साथ खुशी खुशी रह रही है। और मेरा क्या? मैं जिसने इसे पाने के लिए इतना कुछ किया वो जेल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इस मून को अपने साथ हमेशा के लिए स्कॉटलैंड ले जाऊंगा और तुम दोनों बहनें, तुम दोनों का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुनकर रिद्धि गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। आहिल हंसा और बोला, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तुम खुद इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो कि सामने वाला तुम्हें बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता। रिद्धि गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। आहिल सार्कास्टिक वे में बोला, पहले अपने हाथ तो छुड़ा कर दिखाओ। अगर मेरे आदमियों से तुमने अपने हाथ भी छुड़ा लिया ना तो तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा, लेकिन तब तक अपनी जुबान बंद रखो। और तुम शाइन, तुम्हारे लिए मैंने जमीन आसमान एक किया है और तुम मुझे छोड़ दो ये मैं होने नहीं दूंगा, इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। ये बोलकर वो मून की तरफ बढ़ने लगा। मून हैरान रह गई। आहिल के चेहरे पर बेशर्मी साफ नजर आ रही थी। वो मून के पास आया और अगले ही पल उसके बालों पर कसकर अपना हाथ रखते हुए उसने मून के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। मून की दर्द से आह निकल गई। आहिल उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारे लिए, अब और इंतजार नहीं करूंगा। और वैसे भी तुम्हें एक बात बताऊं, अखन सिंघानिया के साथ रहने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों में वो मरने वाला है। मून गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, अगर फालतू की बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। अखन के बारे में ऐसी बात सुनकर ही वो अपना आपा खो चुकी थी। आहिल हंसा और बोला, मुझे मारने से क्या हो जाएगा? लगता है तुम्हें अखन सिंघानिया ने अपना सच बताया नहीं। मून के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। आहिल तुरंत बोला, कोई बात नहीं, अगर उसने नहीं बताया तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं बता देता हूं। तुम्हारे अखन सिंघानिया का हार्ट फेल हो चुका है, उसे हार्ट डिजीज हो चुका है और बहुत जल्दी वो मरने वाला है। मुश्किल से 15-20 दिन होंगे उसके पास और उसके बाद उसकी गेम खत्म। आहिल की बात सुनकर मून के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं सिद्धि भी हैरान रह गई। रिद्धि के चेहरे पर भी शॉकिंग एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे थे। मून कांपती हुई आवाज के साथ बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मिस्टर सिंघानिया को ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आहिल तिरछा मुस्कुराया और बोला, मत करो मेरी बात पर यकीन, जब खुद अपनी आंखों से अखन की लाश देखोगी अपने सामने तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मून ने अपना सिर झटक दिया था और आहिल को धक्का देते हुए उसे खुद से दूर कर दिया। वो जोरों से चिल्लाई, बकवास बंद करो अपनी।
अगर अब एक लफ्ज़ भी मेरे मिस्टर सिंघानिया के बारे में कहा तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, अपने हाथों से तुम्हारी जान। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आहिल उसके करीब आया और अगले ही पल उसने अपना हाथ उठा दिया। एपिसोड 82 लगे हाथ थोड़ा और रगड़ दूंगा। मुंबई खंडहर में जैसे ही आहिल मून पर अपना हाथ उठाने लगा, अचानक से ही किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल दूर झटक दिया। वो इंसान कोई और नहीं अखन सिंघानिया था, जो अब गुस्से से आहिल को देख रहा था। उसे वहां पर देखकर आहिल की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन फिर वो तिरछा मुस्कुराया और बोला, आखिर तुम आ ही गए। अखन भी मुस्कुराया और बोला, जहां पर मेरी जान जाएगी वहां पर मुझे तो आना ही पड़ेगा। आहिल तुरंत बोला, आ तो गई हो, लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अखन हंसा और बोला, मुझे मौत कायनात दे तो दे, कोई इंसान दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अखन सिंघानिया हूं मैं, तुम्हारा अपना भाई नहीं जिसकी जान तुम अपने हाथों से ले लोगे। उसकी बात सुनकर आहिल चौंक गया, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का वो सच था जो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन अगले ही पल वो हंसा और बोला, मतलब मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली तुमने। अखन भी मुस्कुराकर बोला, कब की, बस तुम्हें उस हकीकत से रूबरू नहीं करवाया। सोचा तुम्हें जेल भिजवा दिया और काम खत्म, लेकिन नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वैसे अच्छी बात है जो तुम उस पुलिस स्टेशन से भागकर यहाँ आ गए। अगर पुलिस स्टेशन रहते तो तुम्हें सजा कानून देती, लेकिन अब तुम्हें सजा अखन सिंघानिया देगा। आहिल हंसते हुए बोला, वो अखन सिंघानिया जिसका खुद का कोई भरोसा नहीं कि कब स्वर्ग सुधर जाए। तुम्हारी बीमारी के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके मुंह से अपनी बीमारी का जिक्र सुनकर अखन ने चोर नजरों से मून की तरफ देखा, जो एकटक उसकी तरफ देख रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, झूठ है ना ये मिस्टर सिंघानिया। आहिल जो बोल रहा है वो झूठ है। अखन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलना ही मून के लिए वो जवाब था जो वो सुनना नहीं चाहती थी। वो बस उसकी तरफ देखते ही रह गई। आहिल ने अब अखन पर वार करने के लिए अपना हाथ मुट्ठी में कसा और बोला, आज पता चल ही जाएगा कि कौन किसे सजा देगा और कौन किसे बेरहमी से मौत। ये बोलकर जैसे ही उसने मुक्का अखन के चेहरे पर चलाना चाहा, अखन ने तुरंत अपने हाथ से उसका हाथ रोक लिया। उसकी नजरें अभी भी मून की तरफ थी। वो मून से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। वही मून की आंखों से आंसू बरस रहे थे। रिद्धि और सिद्धि दोनों अखन की तरफ देख रहे थे। अखन की बीमारी के बारे में सुनकर वो दोनों भी बुरी तरह से चौंक गई थी। मून ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मन ही मन वो हजार शिकायतें कर रही थी, जो सीधा भगवान से थी। उसे अखन मिला भी तो कैसे? वही अखन अब मुंह से तो कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन उसका जो गुस्सा था वो आहिल पर उतरने वाला था। अगले ही पल उसने आहिल को गुस्से भरी नजरों से देखा और फिर उसके पेट पर जोर से पंच मारा। आहिल की दर्द से चीख निकल गई। अखन ने एक बार फिर से अपने हाथ को मुट्ठी में बांधा और एक के बाद एक लगातार उसके पेट पर पंच मारता रहा और तब तक मारता रहा जब तक आहिल के मुंह से खून निकल नहीं गया। आहिल खुद को पीछे की तरफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अखन ने उसके गिरेबान को पीछे से पकड़ा हुआ था, जिससे वो उसके हाथों से छूट भी नहीं सकता था। बेशक से अखन बीमार था, लेकिन आज भी आहिल उसके सामने कहीं भी नहीं टिकता था। आहिल और उसकी कोई बराबरी ही नहीं थी। रिद्धि अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ सिद्धि भी अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रही थी, पर वो दोनों ही नाकामयाब हो रही थी। अखन लगातार आहिल को मारे जा रहा था। वो आहिल का चेहरा अपने हाथों में कसते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी सिद्धि की जिंदगी बर्बाद हुई, तेरी वजह से रिद्धि भटक गई, तेरी वजह से मेरी चांद को इतनी तकलीफ हुई, तेरी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हुआ। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर उसने अपना माथा जोर से आहिल के माथे पर मारा। आहिल दर्द से चिल्लाया। उसके मुंह से पहले ही खून निकल रहा था और अब उसके माथे से भी खून निकलने लगा था। जैसे अखन पहले नहीं रुका, वो अब भी लगातार आहिल के सिर पर अपना सर मारे जा रहा था, जिससे आहिल के सिर पर चोट गहरी होती जा रही थी। उसे यूं अखन से पीटते हुए देखकर आहिल के आदमियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिद्धि और मून को पकड़े या फिर आहिल को बचाने के लिए जाए। उनमें से एक अपनी हिम्मत दिखाते हुए अखन के सामने आया। आहिल गहरी गहरी सांस लेते हुए पीछे की तरफ हट चुका था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका आदमी सीधा उसके ऊपर आकर गिरा और वो दोनों जमीन पर फैल गए। दोनों की दर्द भरी चीख उस खंड में गूंज गई। आहिल की हालत देखकर अखन तिरछा मुस्कुराया और बोला, तू तो बड़ा कमजोर निकला, मुझे तो लगा था कि मस्त फाइट होगी, तू सामने से मेरा मुकाबला करेगा, लेकिन तू तो हीरो छोड़ विलन भी ढंग से नहीं बन पाया। उसकी बात सुनकर आहिल का चेहरा गुस्से से कांपने लगा।
वो तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, मैं विलेन बना या नहीं बना, लेकिन तेरी हीरोगिरी में अभी निकलता हूँ। ये बोलकर वो तेजी से अखंड की तरफ बढ़ा और उसके सीने पर अपना सर मारने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी खुद की दर्द से आह निकल गई। क्योंकि अखंड को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आहिल वापस जमीन पर आकर गिर चुका था। उसे लगा अखंड को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके सीने पर वार करेगा तो अखंड को दर्द होगा, लेकिन बेशक से उसे हार्ट की प्रॉब्लम थी पर उसका सीना अभी भी बिल्कुल पत्थर जैसा था। अखंड उसके पास आया और बोला, मुझे लगता है इतना काफी होगा तुझे बताने के लिए कि तेरी औकात हीरो जैसी है या फिर जीरो जैसी। अभी भी अगर इरादा है और पीटने का तो बता दे, लगे हाथ थोड़ा और रगड़ दूंगा। उसकी बात सुन आहिल बस उसकी तरफ देखता रह गया। अखंड ने अब एक नज़र पलटकर मून की तरफ देखा, लेकिन मून के पास जाने से पहले वो सिद्धि के पास आया, जिसे रस्सियों से बांधा हुआ था। अखंड ने आकर उसके पास खड़े हुए आदमियों को गहरी नजरों से देखा, तो वो तुरंत पीछे की तरफ हट गए। उनके लिए लाइव एग्जाम्पल सामने ही जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। अगर उनके बॉस का ये हाल हो सकता था तो उनका तो पता नहीं अखंड क्या ही हल करता। अखंड ने सिद्धि की सारी रस्सियां खोल दी। अगले ही पल सिद्धि उसके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, आपको कुछ नहीं होगा भाई, आपको कुछ नहीं हो सकता। अखंड उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसकी पीठ को हल्का हल्का सहलाते हुए बोला, शायद तुम्हारे भाई के कर्मों की यही सजा है। अगर तुम ऐसे रोगी तो तुम्हारी भाभी को कौन संभालेगा? तुम तो मेरा ब्रेव बच्चा हो ना, सब कुछ संभाल लेता है, तो अपनी भाभी को भी तो तुम ही संभालोगी ना। सिद्धि तुरंत बोली, मैं किसी को नहीं संभालूंगी, मैंने ठेका नहीं लिया है हर बार सब कुछ संभालने का। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी भाई, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अखंड ने हल्का सा उसके माथे को चूम लिया। अब वो रिद्धि की तरफ आया। उसके रिद्धि के पास आते ही आहिल के आदमी पीछे की तरफ हट गए थे। अखंड रिद्धि की तरफ देखते हुए बोला, गलती तो तुमने की, लेकिन उम्मीद है कि शायद तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाए। तुम्हारी जान अपने हाथों से लेना नहीं चाहता मैं, बहन हो तुम मेरी, बस इसी बात पर खुद को कंट्रोल कर लेता हूँ। उसकी बात सुनकर रिद्धि रोते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई भाई। लेकिन इसके आगे वो कुछ और बोलती उससे पहले ही वहां पर आहिल की आवाज गूंजी, अखंड सिंघानिया। अखंड ने तुरंत पलट कर पीछे की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरत में फैल गई। सामने आहिल खड़ा था और उसने अपना हाथ मून की गर्दन पर लपेटा हुआ था और उसके हाथों में गन थी, जो उसने मून के सिर पर पॉइंट कर रखी थी। एपिसोड 83, तुमने मेरे मिस्टर सिंघानिया को मुझसे छीन लिया। मुंबई। अखंड अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आहिल को घूर रहा था। आहिल ने अपना हाथ मून की गर्दन में फंसाया हुआ था और उसने अपने दूसरे हाथ से मून के सिर पर गन पॉइंट कर रखी थी। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। रिद्धि गुस्से से बोली, खबरदार अगर तुमने मून को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो। उसकी धमकी सुनकर आहिल मुस्कुराया और बोला, अब तुम भी बोलने लगी। तुम ही थी ना वो लड़की जो मून की जान लेने पर तुली हुई थी और अब तुम मुझे धमकी दे रही हो। रिद्धि गुस्से से बोली, क्योंकि मैं पागल थी जिसने तुम्हारा साथ दिया। मैं बेवकूफ़ थी जो तुम्हारी बातों में आई, लेकिन अब मैं मून और भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। सिद्धि भी आहिल की तरफ देखते हुए बोली, क्यों तुम अपने पागलपन की आग में सब कुछ खत्म करने पर तुले हुए हो आहिल? मून भाभी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की है, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। प्लीज तुम उन्हें छोड़ दो, अपने कर्मों की माफी मांग लो और सजा से मुक्त हो जाओ, वरना सच में अगर अखंड भाई अपनी पर आए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिद्धि अपनी भलाई के चलते अभी भी यही सोच रही थी कि अगर आहिल माफी मांग ले तो शायद अखंड उसे जिंदा छोड़ दे, लेकिन अब तो अखंड किसी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, अगर मेरी चांद को कुछ हुआ ना तो आहिल कपूर ऐसी मौत दूंगा तुझे कि तू अपने पैदा होने पर पछताएगा। तुझे अफसोस होगा कि तूने क्यों अखंड सिंघानिया से पंगा लिया। तू रोएगा इस बात को याद कर करके कि तूने अखंड सिंघानिया की बीवी को हाथ लगाया था, उसे जान से मारने की कोशिश की थी। आहिल हंसा और बोला, तुझे किसने कहा कि मैं तेरी चांद को नुकसान पहुंचाऊंगा? अरे तेरी चांद से तो प्यार है मुझे, उसके लिए तो मैं पागल हूँ। भला मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? उसकी बात सुनकर अब एक बार फिर से अखंड चौंक चुका था। आहिल हंसा और बोला, भला कोई अपने ही प्यार को नुकसान पहुंचता है क्या? मून गुस्से से बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? उसका सवाल सुनते ही आहिल ने अपने हाथों में पकड़ी हुई गन अखंड की तरफ पॉइंट की और बोला, अब तुम्हें मेरा मतलब समझ में आया शाइन, या फिर मैं तुम्हें समझाऊं? उसकी बात सुनकर मून के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद की तो जान भी दे सकती थी, लेकिन अखंड को खरोच भी आ जाए अब उसे बर्दाश्त नहीं था। वो गुस्से से बोली, खबरदार अगर तुमने मिस्टर सिंघानिया को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं सच में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों कर रहे हो तुम ये सब आहिल? मत करो,
तुम बहुत पछताओगे, बहुत बहुत ज्यादा पछताओगे। उसकी धमकी का भी आहिल पर कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी अपनी तिरछी नजरों से अखंड की तरफ देख रहा था। अखंड तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो खुद को भी कुछ नहीं होने दे सकता था। बड़ी मुश्किल से उसके पास कुछ ही दिन तो थे अपनी चांद के पास बिताने के लिए, वो उन्हें अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता था। बेशक से भगवान उसकी जान ले वो चल जाता, लेकिन आहिल के हाथों से मरना उसे भी मंजूर नहीं था। अगर वो इस दुनिया से जाता तो आहिल को खत्म करके जाता, अपनी चांद को हमेशा के लिए उसके डर से आज़ाद करके जाता। लेकिन जैसे ही उसने अपने कदम आहिल की तरफ बढ़ाया, आहिल ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी और अगले ही पाल गन चला दी। गोली सीधा अखंड के सीने को आर पार करते हुए निकल गई। अखंड एकदम से पीछे की तरफ लड़खड़ा गया, मून की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया और जैसे उसके जिस्म से उसकी जान ही निकल गई। उसकी आंखों के सामने उसके मिस्टर सिंघानिया को गोली लगी थी, वो भला ये कैसे ही बर्दाश्त कर सकती थी। वो जोर से चिल्लाई, मिस्टर सिंघानिया। रिद्धि और सिद्धि दोनों ही अखंड को उस हालत में देखकर चिल्ला पड़ी थी। वही आहिल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी थी। वो जोरों से हंसने लगा था। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर मून ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से कांप उठा। उसने जोर से आहिल को धक्का दिया तो आहिल सीधा जमीन पर जाकर गिरा। अगले ही पल मून उसकी तरफ बढ़ गई और उसने तुरंत आहिल के पास गिरी हुई उसकी गन उठाए और उसे आहिल की तरफ पॉइंट कर दिया। उसका चेहरा अभी भी गुस्से से कांप रहा था। वो दांत पीसते हुए बोली, ये तुमने सही नहीं किया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मेरे मिस्टर सिंघानिया मेरी जान है, तुम्हें उनकी जान के साथ खेलने का हक नहीं था। ये बोलकर उसने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी। आहिल तुरंत अपनी जगह से उठने लगा, लेकिन जैसे ही वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठा, एक गोली सीधा उसके सीने पर आ लगी और वहीं पर सिलसिला खत्म नहीं हुआ। एक के बाद एक अब लगातार उसके सीने पर गोलियां चलती जा रही थी। मून ने वो सारी गन आहिल के सीने पर खाली कर दी थी और जब ट्रिगर खाली चलने लगा तो उसने तुरंत उस गन को साइड फेंक दिया। अब उसने अपनी नज़रें आहिल की तरफ घुमाई जो जिंदा लाश बनकर नीचे जमीन पर पड़ा था। वो खत्म हो चुका था, वो मर चुका था, उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अचानक ही उसके कानों में सिद्धि के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो अखंड की तरफ देखकर रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी। उसका चिल्लाना सुनकर अब मून ने पलटकर अखंड की तरफ देखा। उसके सीने से खून बह रहा था और उसने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था और दूसरा कांपता हुआ मून की तरफ बढ़ा दिया था। उसे यूं देखकर मून की आंखों से आंसू छलक उठे। आहिल के सारे आदमी अपनी जगह पर खड़े रह गए थे। जिसके लिए वो लड़ते वो इंसान ही जब खत्म हो चुका था तो अब वो बेवजह क्यों किसी लफड़े में पड़े। मून भागती हुई अखंड के पास आए और जाकर उसके पास बैठकर उसने अखंड का कांपता हुआ अपने हाथ में थाम लिया था। वो रोते हुए बोली, आपको कुछ नहीं होगा मिस्टर सिंघानिया, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम अभी हॉस्पिटल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड बोला, नहीं चांद, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा तो वैसे भी लाइफ टाइम खत्म हो गया, तो अब हॉस्पिटल जाकर भी क्या करूंगा। बस तुम 2 मिनट मुझे दे दो, मुझे 2 मिनट मेरी चांद के चाहिए। इसके अलावा अब इस जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। मून रोते हुए बोली, चुप हो जाए मिस्टर सिंघानिया, अगर आपने फालतू की बकवास की ना तो मैं सच बता रही हूँ, आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे पता है आप कितने पागल हैं मेरे लिए। अखंड मुस्कुराया और बोला, ये बात तो तुमने सच कही, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए चांद, इसीलिए तो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि तुम्हारी वजह से सिद्धि की वो हालत, इसीलिए तुमसे प्यार की जगह नफरत कर बैठा मैं। जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो मैं ही जानता हूँ कितना तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना, तुम्हें सबको संभालना है। सिद्धि को संभालना है और रिद्धि उसे भी माफ कर देना। मून चिल्लाते हुए बोली, किसी को माफ नहीं करूंगी मैं क्यों किसी को माफ करूं। जिसकी वजह से मेरे मिस्टर सिंघानिया मेरे पास नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। अगर आप चाहते हैं मैं उसे माफ करूं, चुपचाप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू अखंड के चेहरे पर गिर रहे थे। अखंड मुस्कुराया और बोला, नहीं जा सकता मेरी जान, मैं नहीं जा सकता। तुम तो मेरा चांद हो ना, और चांद हमेशा चमकता रहता है, उसकी चमक कभी कम नहीं होती। तुम भी चमकोगी, देखना तुम सब कुछ संभाल लोगी। मेरी फैमिली, अपनी फैमिली, बिजनेस, सब कुछ अच्छे से संभालोगी, स्ट्रांग बनोगी। मून गुस्से से बोली, कुछ नहीं संभालूंगी मैंने कह दिया ना आपसे, मैं कुछ भी नहीं संभालूंगी। अगर आप नहीं मिस्टर सिंघानिया तो ये चांद भी इस दुनिया में नहीं रहेगी। वो चांद जो आसमान में होता है वो पूरी दुनिया का है, लेकिन ये चांद सिर्फ आपका है मिस्टर सिंघानिया, और आपके बिना इसका कोई वजूद नहीं।
उसकी बात सुनकर अखंड मुस्कुराया और बोला, ऐसा ऐसा मत कहो चांद। ये बोलते हुए उसकी आवाज अटकने लगी थी। अखंड ने अब अपना हाथ अपने सीने से हटाया। उसका पूरा हाथ खून से रंगा हुआ था। उसने वो कांपता हुआ हाथ मून के गाल पर रखा और बोला, आई लव यू चांद। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मून जोरों से चिल्लाई, आई हेट यू मिस्टर सिंघानिया, आई हेट यू। ये बोलते हुए उसने उसके गिरेबान को कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया था। उसका चिल्लाना पूरे आसमान को भेद देने वाला था। रिद्धि और सिद्धि दोनों मून और अखंड की तरफ देख रहे थे। तभी वहां पर एम्बुलेंस की आवाज गूंजने लगी। कुछ लोग एम्बुलेंस से बाहर निकले और उन्होंने तुरंत अखंड को एम्बुलेंस में डाला। मून अखंड का हाथ नहीं छोड़ रही थी, इसलिए वो भी तुरंत एम्बुलेंस की तरफ भागती हुई आई, लेकिन सिद्धि और रिद्धि दोनों ने उसे संभाला। सिद्धि मून की तरफ देखते हुए बोली, संभालिए खुद को भाभी, हमें भाई को हॉस्पिटल लेकर चलना होगा, वो हॉस्पिटल जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मून रोते हुए बोली, कुछ ठीक नहीं होगा, मैं मेरे मिस्टर सिंघानिया को नहीं छोड़ूंगी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बिना तो वो वैसे भी नहीं रह पाएंगे, मुझे उनके पास जाना है। ये बोलते हुए वो वापस एम्बुलेंस की तरफ जाने लगी। रिद्धि ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा और बोली, भाई को कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने कहा, अगले ही पल मून ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और फिर लगातार उसे मारती रही, तब तक मारती रही जब तक उसका खुद का हाथ दर्द नहीं करने लग गया। रिद्धि चुपचाप उसके थप्पड़ बर्दाश्त कर रही थी। मून ने अब उसे कंधों से पकड़ा और बोली, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। तुम्हें मुझसे दुश्मनी थी, अगर तुम्हें मुझसे नफरत थी तो सीधा आकर मुझे कहती, मैं तुम्हें बता देती कि मैं तो आहिल की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखती, उससे प्यार करना तो दूर, मुझे तो नफरत है ऐसे लोगों से जो लड़कियों को किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करें। तुम्हें एक बार मुझसे पूछना चाहिए था, पर नहीं, तुम तो अपने ही भाई की दुश्मन बन गई। कैसी बहन हो तुम रिद्धि, कैसी बहन हो तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने मेरे मिस्टर सिंघानिया को मुझसे छीन लिया रिद्धि, तुमने मेरे मिस्टर सिंघानिया को मुझसे छीन लिया। रिद्धि रोते हुए उसकी तरफ देख रही थी। वो धीमे से बोली, मैं जानती हूँ मैंने क्या किया है मून, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे मिस्टर सिंघानिया को कुछ नहीं होने दूंगी। ये बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। अब वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ भाग गई। एम्बुलेंस भी अखंड को लेकर वहां से निकल चुकी थी और वो वहीं पर खड़ी रह गई थी। वो घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिरी और जोर से चिल्ला पड़ी। वो रोते हुए अब ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी और बोली, क्यों भगवान जी, क्यों हर बार मैं, क्यों? पहले आपने मुझसे मेरा बच्चा छीना, मैंने तो खुद को भी खत्म करने का ठान लिया था, लेकिन आपने मुझे मरने भी नहीं दिया, और अब जब वापस मुझे मेरे मिस्टर सिंघानिया मिले तो आपने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या बिगाड़ा मैंने किसी का? क्या गलती है मेरी जो आप हमेशा मुझसे मेरा सब कुछ लेते हो? मगर नहीं, इस बार मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, मेरे मिस्टर सिंघानिया को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। ये बोलते हुए अब उसका चेहरा एकदम सख्त होने लगा था। उसने अपने आंसू साफ किए और तुरंत बाहर की तरफ भागी। जैसे ही वो बाहर निकली उसने एक कैब ली और सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई, जहां पर अखंड को ले जाया गया था। वो जानती थी कि अब उसे क्या करना है। एपिसोड 84, आप प्लीज मेरा हार्ट ले लीजिए। सिटी हॉस्पिटल। मून डॉक्टर के सामने खड़ी थी। उसने अपने हाथ जोड़े हुए थे। वो रोते हुए बोली, प्लीज डॉक्टर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप प्लीज मेरा हार्ट मिस्टर सिंघानिया को दे दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। डॉक्टर उसकी बात बीच में ही काट कर बोले, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मिसेज सिंघानिया, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक अच्छे खासे इंसान का हार्ट उसकी बॉडी से नहीं निकाला जा सकता, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। ऐसे तो कोई भी आकर किसी की जान बचाना चाहेगा। एक आदमी का हार्ट डोनेट करने के लिए तभी लिया जाता है जब उसे कोई प्रॉब्लम हो, जब उसे कोई ऐसी बीमारी हो जिससे उसकी जान नहीं बच पाएगी, लेकिन ऐसे में भी उसके हार्ट की कंडीशन को देखा जाता है, हर एक चीज को नोटिस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तभी उसका हार्ट डोनेट किया जाता है। आप अच्छी भली है और अभी तो आपकी इतनी एज भी नहीं है, तो ऐसे में मैं आपका हार्ट कैसे मिस्टर सिंघानिया को दे सकता हूँ? मून गुस्से से चिल्लाई, क्यों नहीं दे सकते? आपका काम है पेशेंट की जान बचाना, आपको पेशेंट की जान बचानी चाहिए। उसके लिए अगर आपको कोई इंसान सामने से कह रहा है कि वो हर चीज करने के लिए तैयार है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको सिर्फ अपनी ड्यूटी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले डॉक्टर बोले, मैं अपनी ड्यूटी ही कर रहा हूँ मिसेज सिंघानिया, और मैं आपसे लास्ट बार कह रहा हूँ कि प्लीज मेरे काम में आप अड़चन मत पैदा कीजिए। आप प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बोलकर डॉक्टर तुरंत वहां से चले गए और मून अपने घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिर गई।
वो बस किसी भी तरह अखंड को बचाना चाहती थी। इसके लिए वो अपना हार्ट डोनेट करने को भी तैयार थी, लेकिन डॉक्टर ही उसकी बात नहीं मान रहे थे। तभी सिद्धि वहां पर आए और उसे संभालते हुए बोली, क्या कर रही हैं आप भाभी? प्लीज आप खुद को संभालिए, डॉक्टर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ना। जरूर भाई को वो बचा लेंगे, देखना भाई को कुछ नहीं होगा। मून रोते हुए बोली, अगर मिस्टर सिंघानिया को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी सिद्धि, मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मुझे किसी चीज का नहीं डर, ये जान तो मैं एक बार पहले भी देने को तैयार हो गई थी, तो अब मेरे लिए ये सब करना मुश्किल नहीं। उसकी बात सुनकर सिद्धि हैरान हो रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अब मून को किस तरह समझाएं। मून के मॉम डैड भी हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। जब उन्होंने मून को इस हाल में देखा तो उन्हें भी बहुत बुरा लगने लगा। वो तुरंत मून को संभालने की कोशिश करने लगे। जो कुछ हुआ था उस चीज का खुलासा अब सबके सामने हो चुका था। अब अभिनव जी और सुहासिनी जी को भी अखंड के लिए बहुत बुरा लग रहा था और रिद्धि पर उन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन रिद्धि फिलहाल वहां पर कहीं भी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। डॉक्टर अखंड का ट्रीटमेंट कर रहे थे और तकरीबन से 10 घंटे बीत चुके थे। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त बिताते और वापस अपने केबिन में चले जाते। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर कर क्या रहे हैं। कृतिका जी और एकांश जी भी वहां पर मौजूद थे। एकांश जी अब डॉक्टर के पास आए और बोले, क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर हमारे बेटे की मेडिकल कंडीशन है क्या? उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? आप मुझे बताए, उसे हार्ट चाहिए ना? तो आप प्लीज़ मेरा हार्ट ले लीजिए। डॉक्टर उनकी बात सुनकर तुरंत बोले, प्लीज़ आप शांत रहिए मिस्टर एकांश सिंघानिया, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द ही आपके बेटे की तबीयत सही हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए। एकांश जी तुरंत बोले, लेकिन कैसे? जब तक उसे डोनर नहीं मिलेगा तब तक। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही डॉक्टर ने उनका कंधा थपथपाया और बोले, आप बस हम पर यकीन कीजिए। एकांश जी को डॉक्टर पर भी हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो उन्हें कुछ ढंग से बता ही नहीं रहे थे। सुबह से रात हो चुकी थी और अब रात से सुबह होने वाली थी। मून वही ऑपरेशन थिएटर के बाहर जिंदा लाश की तरह चेयर पर बैठी थी। जब कभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते तो वो तुरंत भाग के उनके सामने खड़ी हो जाती और अपने हाथ जोड़ लेती। वो उनसे नज़रों नज़रों में रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसका हार्ट लेकर अखंड को डोनेट कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर वहां से चले जाते और अब यूं ही सुबह के तकरीबन 6 बज चुके थे। एकांश जी, कृतिका जी, अभिनव जी और सुहासिनी की चारों मून के साथ वही थे। सिद्धि भी एक तरफ वही खड़ी थी। उसकी खुद की हालत सही नहीं थी, लेकिन वो अखंड को ऐसी सिचुएशन में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर की तरफ आए। मून एक बार फिर से उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, लेकिन इस बार वो कुछ कहती उससे पहले ही डॉक्टर बोले, सर्जरी सक्सेसफुल हुई। अब मिस्टर सिंघानिया की जान को कोई भी खतरा नहीं है और उनका हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर दिया गया है। बहुत जल्द ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हालांकि जब तक वो होश में नहीं आते तब तक उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर मून खुश हो रही थी। उसके मिस्टर सिंघानिया की जान को अब कोई खतरा नहीं, उसके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। तभी वहां खड़े एकांत जी तुरंत बोले, लेकिन आपने तो कहा था कि जब तक अखंड को कोई हार्ट डोनेट नहीं कर देता तब तक। डॉक्टर उनकी बात बीच में ही काट कर बोले, हाँ मैंने आपसे सही कहा था मिस्टर एकांत सिंघानिया, आपके बेटे को हार्ट डोनेट किया गया है, इसीलिए उनकी तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है। बाकी सारी बातें फ़िलहाल मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जिन्होंने अपना हार्ट डोनेट किया है उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि उनका नाम किसी को ना बताया जाए। हमें उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एकांश जी हैरान रह गए कि भला ऐसा कौन हो सकता है जिसका हार्ट अखंड को दिया गया हो और उसने अपना नाम बताने से भी मना कर दिया हो। मून इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। उसकी नज़र तो बस दरवाजे से अखंड पर जा रही थी, जो फिलहाल बेहोश लेटा हुआ था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि बहुत जल्द ही अखंड को होश आ जाएगा। कृतिका जी भी मुस्कुराते हुए वहां पर आए और अखंड की तरफ देखने लगी। सिद्धि ने जब सुना कि किसी ने अखंड को हार्ट डोनेट किया है तो वो भी हैरान थी। अचानक ही उसकी नज़रें रिद्धि को ढूंढने लगी, जो उसे कल से ही कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में अब अजीब अजीब ख्याल चलने लगे थे। अखंड जो अभी तक चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक ही उसकी हार्ट बीट ड्रॉप होने लगी। उसकी हार्ट बीट ड्रॉप होते हुए देख उसकी केयर कर रही नर्स तुरंत बाहर की तरफ आई और डॉक्टर के केबिन की तरफ भाग गई। उसे यूं परेशान देखकर मून के चेहरे पर भी परेशानी झलकने लगी। डॉक्टर वहां पर आते उससे पहले ही वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। एपिसोड 85। अगर मून अंदर नहीं है और मून बाहर भी नहीं है तो मून है कहाँ?
सिटी हॉस्पिटल। जैसे ही मून अखंड को देखने के लिए ऑपरेशन थिएटर में आई, उसका दिल धक्का सा रह गया। सामने वेंटिलेटर पर अखंड की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही थी। उसे अखंड पर हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत अखंड का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोली, हाँ हाँ, हार्ट बीट ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? बंद कर दीजिए इस हार्ट बीट को। आपका क्या जाएगा? आपका तो कुछ नहीं जाएगा मिस्टर सिंघानिया, लेकिन खत्म तो मैं हो जाऊंगी ना। आप जानते हैं मैं आपके बिना नहीं रह सकती, इसलिए आप मुझे रुला रहे हैं ना। पहले मैं आपको छोड़कर गई थी, इसी बात का बदला ले रहा है ना आप मुझसे। ये बोलते हुए उसकी आंखों से बहते हुए आंसू अखंड के हाथ पर गिर रहे थे। अखंड बस चुपचाप बेजान सा बिस्तर पर लेटा हुआ था। मून ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, मैंने कहा था ना, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या इस पल के लिए कि मैं आपको देखकर ऐसे रहूं आपने मुझसे माफिया मांगी थी? मुझे जबरदस्ती आप अपने पास लेकर आए थे क्या सिर्फ इसी पल के लिए कि आपको अपने साथ रखने के लिए मैं आपके सामने गिड़गिड़ाऊं? बस बहुत हुआ ये बदला बदला मिस्टर सिंघानिया। अब मुझे नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में ये फालतू का ड्रामा, मुझे बस आप चाहिए मिस्टर सिंघानिया। प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए ना, और गुस्सा तो मुझे आपसे होना चाहिए। आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि आप इतनी बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं। मेरा वो आहिल से शादी करना, उस वक्त आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, लेकिन एक बार भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा, अकेले सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए अब उसने उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर थाम लिया था। अखंड की हार्ट बीट एकदम से अब हाई होने लगी। पहले उसकी हार्ट बीट ड्रॉप हो रही थी, लेकिन अब अचानक से उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होने लगी थी। मून ने जल्दी से कहा, खबरदार मिस्टर सिंघानिया, अगर आपने मुझे छोड़कर जाने का सोचा भी तो। आप मुझे अपनी जान कहते हैं ना, लेकिन कोई अपनी जान को ऐसे अकेले छोड़कर जा सकता है क्या? आपने एक बार भी सोचा है क्या कि आपके बिना मेरा क्या होगा? आपके इतने दुश्मन हैं, पता नहीं किस किस से आपने पंगे लिए होंगे। मैं उन्हें कैसे संभालूंगी? नहीं, मुझे नहीं संभालना किसी को, और आपकी छोटी चांद वो भी तो इस दुनिया में आएगी ना। अब तो हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है मिस्टर सिंघानिया, तो हमारी भी एक नई दुनिया होगी जिसमें हमारे छोटे छोटे से बेबी होंगे। आप ऐसे कैसे सब कुछ बीच में छोड़कर जा सकते हैं मिस्टर सिंघानिया? नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप सुन रहे ना मेरी बात मिस्टर सिंघानिया? प्लीज थोड़ा सा तो जवाब दीजिए। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे पर झुक रही थी। अब तक उसने हिम्मत रखी हुई थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत टूट रही थी। वो उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर बोली, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना मिस्टर सिंघानिया। नफरत में कब आपसे प्यार हुआ मुझे पता ही नहीं चला, और अब ये प्यार मुझे मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए चाहिए। अगर आप मुझे छोड़कर गए ना मिस्टर सिंघानिया, तो आपकी कसम, आपकी ये चांद आपके बिना एक पल भी नहीं रहेगी। वो आपके साथ आप अपने को खत्म कर लेगी। अब आप देखिए आपको क्या करना है। ये बोलते हुए उसने अखंड के होठों पर अपने होठ रख दिए। अखंड की हार्ट बीट कभी तेज हो रही थी तो कभी धीरे, लेकिन अब एक बार फिर से उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होने लगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोला और मून की तरफ देखते हुए बोला, क्या कर रही हैं आप मिसेज सिंघानिया? मून ने उनकी तरफ नहीं देखा, बस अखंड को देखते रही। डॉक्टर जल्दी से अखंड के पास आए और बोले, प्लीज हमें इन्हें संभालने दीजिए मिसेज सिंघानिया। जैसे ही उनकी हालत में थोड़ा सुधार आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए। मून अखंड की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं यहाँ एक कोने में बैठ जाऊं? मैं आपके काम में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। नज उसके पास आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं जानती हूँ इस वक्त आप तकलीफ में है, लेकिन यकीन कीजिए हम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं। आप भी प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए ताकि हम मिस्टर सिंघानिया की हालत में जल्द से जल्द सुधार ला सके। मून अब कुछ बोल ही नहीं पाए। बाहर से सुहासिनी जी और कृतिका जी अंदर की तरफ आए और उसे वहां से लेकर चली गई। मून बिखर रही थी, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल भी रही थी। उसे बस तब तक खुद को संभालना था जब तक उसके मिस्टर सिंघानिया को होश न आ जाए, क्योंकि उसके बाद तो वो खुद उसे संभालने वाला था। उसने सोच लिया था कि बस एक बार अखंड ठीक हो जाए, उसके बाद तो वो अखंड को इतना परेशान करेगी कि अखंड उसके आगे हाथ जोड़ लेगा। बहुत करता है ना वो कि अपनी चांद के नखरे उठाएगा, उसे बहुत प्यार करेगा। अगर उसने उसे नानी याद नहीं दिलाई ना, तो वो भी मून अखंड सिंघानिया नहीं। कृतिका जी और सुहासिनी जी दोनों मून की तरफ देख रहे थे। तभी उनकी नजरें सिद्धि को ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें सिद्धि कहीं नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी थी। वो रिद्धि को ढूंढ रही थी। जहां तक उसे याद था उसने रिद्धि को बस हॉस्पिटल में एक ही बार देखा था। जब डॉक्टर ने अखंड को हॉस्पिटल में एडमिट किया था उसके बाद से ही रिद्धि गायब थी।
सिद्धि को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद अखंड को हॉट देने वाली कोई और नहीं बल्कि रिद्धि ही है, पर वो इस बात पर कंफर्म नहीं थी। इसी बात को कंफर्म करने के लिए ही वो रिद्धि को ढूंढ रही थी, पर उसे रिद्धि दूर दूर तक नहीं कहीं नजर आ रही थी और ना ही उसका कुछ पता चल रहा था। अब वो बाहर खड़ी भी क्या ही करती, इसीलिए चुपचाप अंदर की तरफ आ गई। जैसे ही वो अंदर आए, कृतिका जी उसके पास आए और उन्होंने सिद्धि से कुछ कहा, जिसे सुनकर सिद्धि बस फीका सा मुस्कुराई। वो अब मून के पास आए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए मून भाभी, क्या आप मेरी वो हेल्प करेगी? मून ने सवालिया नजरों से उसे देखा। सिद्धि उसके हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोली, प्लीज आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मून अखंड को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से सिद्धि ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था वो मना भी नहीं कर सकती थी। वो सिद्धि के लिए पहले ही खुद को बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तो मून ही थी। ना आहिल मून के पीछे पागल होता और ना ही इतना सब कुछ बर्बाद होता। उसने अपना हाथ सिद्धि के हाथ पर रखा और सिद्धि उसे लेकर बाहर की तरफ चली गई। वो उसे लेकर बाहर हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में आए और उससे बातें करने लगी। मून समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सिद्धि को क्या हेल्प चाहिए और वो चाहती क्या है, जबकि सिद्धि को उसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए थी, बल्कि कृतिका जी ने ही उसे कहा था कि वो मून को थोड़ी देर बाहर गार्डन एरिया में ले जाए ताकि वो थोड़ा फ्रेश फील कर सके। सिद्धि मून की तरफ देखते हुए बोली, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। वो मून के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट लेने के लिए गई थी। वहीं मून सामने लगे वुडन सोफे पर बैठ गई और अखंड और अपनी यादों में खो गई, और इतना ज्यादा खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब किसी ने पीछे से आकर उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल वो बेहोश होकर उस वुडन सोफे पर लुढ़क गई, क्योंकि उस शख्स ने सिर्फ अपना हाथ उसके चेहरे पर नहीं रखा था, बल्कि उस शख्स के हाथों में एक रुमाल था जिसमें क्लोरोफॉर्म लगा हुआ था। वो शख्स कोई और नहीं रघु था, जो रूपा का खास आदमी था। रूपा वही थी जो जमुना बाई का कोठा संभालती थी और उसकी अपनी बेटी थी। जब से उसे मून के बारे में पता चला था कि मून वो लड़की है जो फिलहाल जमुना बाई के कोठे की शान होनी चाहिए, लेकिन वो पैदा होते ही उस कोठे से निकल गई और सीधा अभिनव जी और सुहासिनी जी के पास पहुंच गई। अब वो भला इतना सब कुछ जानने के बाद मून को कैसे उनके पास रहने दे सकती थी, इसीलिए उसने पूरा जाल बिछा लिया था और सोच लिया था कि वो कैसे जमुना बाई के कोठे की शान को वापस उनके कोठे पर लेकर आएगी। पलक झपकते ही रघु ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने तुरंत मून को अपने कंधे पर डाला और उसे लेकर वहां से गायब हो गए। कुछ देर बाद सिद्धि वहां पर आई तो देखा कि मून वहां पर नहीं है। उसे लगा शायद मून वापस हॉस्पिटल के अंदर चली गई, तो वो भी अब हॉस्पिटल के अंदर आ गई, लेकिन अंदर आते हुए उसकी नजरें मून को ढूंढ रही थी, क्योंकि जहां मून को होना चाहिए था वहां तो मून थी ही नहीं। उसने कृतिका जी से पूछा तो कृतिका जी तुरंत बोली, लेकिन मून तो तुम्हारे साथ थी ना। उनका जवाब सुनकर सिद्धि के होश उड़ गए। पहले रिद्धि का गायब होना और अब मून का गायब होना उसे परेशानी में डाल चुका था। वही सुहासिनी जी भी घबराते हुए बोली, अगर मून अंदर नहीं है और मून बाहर भी नहीं है तो मून है कहाँ? उनका सवाल सुनकर कृतिका जी और सिद्धि और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वही गाड़ी में बैठा रघु अपने साथ वाली सीट पर लुढ़की हुई मून की तरफ देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। एपिसोड 86 मैं खुद को खत्म कर लूंगा। सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर अखंड की तरफ देख रहे थे, जिसकी पलकें हल्की हल्की फड़फड़ा रही थी। उसे होश में आ चुका था। जब मून उसके पास आई तो जैसे उसके तड़पते हुए दिल को करार आ गया। वो शायद इस दुनिया से जाना चाहता था, क्योंकि उसके दिल में उसके गुनाहों का बोझ था, लेकिन जब उसकी चांद उसके पास आई तो जैसे उसकी बातों से वो बोझ उतर गया और अब उसने अपनी आंखें खोल दी थी। आंखें खोलते ही एक नज़र उसकी डॉक्टर पर गई और अगले ही पल उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली। उसकी नज़रें अब उसकी चांद को ढूंढ रही थी। जब उसे मून अपने आसपास नजर नहीं आई तो उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। खुद को होश में आते हुए देखा तो वो इतना तो समझ चुका था कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, वरना उसके बचने का तो कोई चांसेस ही नहीं था। गोली सीधा उसके सीने पर लगी थी। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही हुआ है? मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट? डॉक्टर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोले, हाँ, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है मिस्टर सिंघानिया। आपको अपना पूरा ख्याल रखना होगा और स्मोकिंग जैसी चीज़ आपको बिल्कुल छोड़ने होगी। प्लीज़ अब आप खुद पर थोड़ा फोकस कीजिए। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड बोला, मेरी चांद कहाँ है? डॉक्टर ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, लेकिन वो भी समझ गए थे कि शायद अखंड अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहा है। वो तुरंत बोले, आप यहीं पर रहिए,
मैं आपकी फैमिली को अंदर भेजता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ना ही ज़्यादा बात कीजिएगा और ना ही आप अपनी जगह से उठ सकते हैं। आपको अब अपना पूरा ख्याल रखना होगा। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से बाहर की तरफ चले गए और अखंड बस दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसे मून का इंतजार था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए, उन्होंने तुरंत अपनी नज़र इधर उधर घुमाई। वो भी मून को ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि बार बार मून ही ज़्यादा इस तरह से पूछने आ रही थी कि अखंड की क्या हालत है, उसे कब होश आएगा और न जाने और कितने सवाल। लेकिन मून उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी एकांश जी उनके सामने आकर खड़े हुए। अभिनव जी और बाकी सब लोग मून को ढूंढने के लिए इधर उधर गए हुए थे। कोई उसे बाहर ढूंढ रहा था तो कोई उसे कॉरिडोर में, कोई ऊपर टेरेस पर तो कोई कहाँ, लेकिन किसी को भी मून नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टर एकांश जी की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर सिंघानिया किसी चांद के बारे में पूछ रहे हैं। आई गेस वो अपनी वाइफ को चांद का कर बुलाते हैं। प्लीज़ आप उनकी वाइफ को उनसे मिलने के लिए अंदर भेज दीजिएगा, लेकिन पूरा ध्यान रहे कि ना ही मिस्टर सिंघानिया ज़्यादा बात करें और ना ही वो कोई हलचल करें। इस वक्त उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर एकांश जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन वो भी बस यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि वो मून को अंदर कैसे भेजे, जबकि मून तो वहां पर है ही नहीं। तभी अभिनव जी वहां पर आए। वो हाफ रहे थे। मून को ढूंढ ढूंढ कर वो भी थक चुके थे। एकांश जी ने तुरंत पूछा, मून मिली क्या? अभिनव जी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोले, नहीं, वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मुझे रिद्धि भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिद्धि ने मून के साथ कुछ गलत। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही सुहासिनी जी वहां पर आकर बोली, खबरदार, अगर आपने ऐसा वैसा कुछ कहा तो मेरी मून को कुछ नहीं होगा। कोई मेरी मून का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये बोलते हुए वो काफी घबरा रही थी। कृतिका जी उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। एकांश जी एक बार फिर से बोले, कहने की बात अलग है, लेकिन रिद्धि पर जरा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बेशक से हमने उसे गोद लिया था, लेकिन उसने हमारी जरा सी भी इज्जत नहीं रखी। हमने कितना प्यार दिया उसे, लेकिन उसने साबित कर दिया कि कई बार चाहकर भी हम किसी इंसान को अपना नहीं बना सकते। हम बेशक से उसे कितना ही प्यार क्यों ना दे दे, लेकिन वो दिखाई देता है कि खून का रिश्ता खून का ही होता है। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सिद्धि जो सुहासिनी जी को संभाल रही थी, उसने भी अपना चेहरा झुकाया हुआ था। रिद्धि की वजह से उसे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। तभी डॉक्टर एकांश जी की तरफ देखते हुए बोले, क्या आप रिद्धि सिंघानिया की बात कर रहे हैं, जो मिस्टर अखंड सिंघानिया की बहन है? अभिनव जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर बोले, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, लेकिन यह नहीं। प्लीज आप में से कोई एक मेरे साथ मेरे केबिन में आइए। डॉक्टर की बात सुनकर सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। तभी सिद्धि बोली, मैं जाती हूँ डॉक्टर के साथ। ये बोलकर वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ गई। डॉक्टर भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपने केबिन की तरफ चले गए। एकांश जी और अभिनव जी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अभिनव जी तुरंत बोले, हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ एकांश जी, अगर इन सब में रिद्धि शामिल हुई तो इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अखंड का नहीं पता वो उसे सजा देगा या नहीं, लेकिन इस बार उसे सजा मैं जरूर दूंगा। एकांश जी कुछ बोल ही नहीं पाए। वहीं सिद्धि डॉक्टर के सामने चेयर पर बैठी थी और डॉक्टर उससे कुछ बात कर रहे थे, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन थे और साथ ही साथ उसकी आंखों में नमी भी तैरने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ आईसीयू में अखंड जोरों से चिल्लाने लगा था, चांद चांद, लेकिन बाहर से नहीं कोई आवाज आ रही थी और ना ही आईसीयू का दरवाजा खुल रहा था। कृतिका जी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अखंड का सामना कैसे करें। अखंड अपनी चांद से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था, लेकिन मून वहां पर थी ही नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अखंड को क्या जवाब दें। वही जब अखंड के 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी कोई अंदर नहीं आया तो वो अपनी जगह से उठने लगा। नज उसे रोकते हुए बोली, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, आप यहीं पर रुकिए, आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते हैं। आप अपनी जगह से खड़े भी नहीं हो सकते हैं। मैं बाहर जाती हूँ, मैं आपकी फैमिली को अंदर बुलाती हूँ। अखंड चिल्ला कर बोला, मुझे और किसी से नहीं मिलना, मुझे बस मेरी चांद से मिलना है। मेरी चांद मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। नस तुरंत बोली, लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, आपकी फैमिली उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन वो किसी को मिल ही नहीं रही है। शायद वो कहीं चली गई है। उस बेवकूफ नस ने अखंड को जो कहा उसे सुनकर अखंड के होश उड़ गए। उसका दिल जैसे धड़कने से इनकार करने लगा।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं उसकी चांद ने ही तो उसे हार्ट डोनेट नहीं किया। कहीं ऐसा हुआ तो वो तो जीते जी मर जाएगा, वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसकी आंखें एकदम गहरी लाल हो गई थी। वो कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी चांद मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो नर्स एक बार फिर से बोली, लेकिन अगर वो यहाँ पर होती तो अब तक अंदर आ चुकी होती। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मिस्टर सिंघानिया, वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपकी फैमिली से बात करती हूँ। वो जल्द से जल्द उन्हें यहाँ पर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड जोरों से चिल्लाया, चांद, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। नहीं नहीं, ये हार्ट जो मेरे सीने में धड़क रहा है ये तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो। तुम अपनी धड़कन मुझे नहीं दे सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं एक पल नहीं जीऊंगा, मैं खुद को खत्म कर लूंगा। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में लगे हुए सारे कैनुला उतार दिए थे। उसकी जुबान लकदाने लगी थी और वो खुद बुरी तरह से कांपने लगा था। वो खुद को बिस्तर से उठाने की कोशिश कर रहा था और नर्स के साथ साथ अब वार्ड बॉय भी उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग जबरदस्ती अखंड को बिस्तर पर लिया रहे थे। अखंड ने जोर से उन्हें धक्का दिया। अंदर से आई हुई ये सारी आवाज सुनकर बाहर खड़े सब लोग हैरान रह गए थे। सब अपनी जगह पर खड़े खड़े कांपने लगे थे। अखंड का गुस्सा, इस बात का अंदाजा उन्हें पहले से ही था। एकांश जी तुरंत बोले, हमें अखंड को संभालना होगा। ऐसी हालत में वो सबसे पहले अपनी चांद से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो कृतिका जी रोते हुए बोली, लेकिन हम कैसे संभालेंगे उसे एकांश जी? आपको पता है ना मून के बिना उसकी क्या हालत हो जाती है। जब मून उसे छोड़कर गई थी तो उसने कितनी बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है, आप जानते हैं ना। अखंड के सुसाइड अटेम्प्ट करने की बात सुनकर सुहासिनी जी और अभिनव जी भी हैरान थे। तभी अचानक से उन्हें आईसीयू के अंदर से कुछ भारी भरकम गिरने की आवाज आई। सबका दिल धक सा रह गया, कहीं अखंड को कुछ ना हो गया हो, ये सोचकर सबकी जान हालत में अटक गई थी। कृतिका जी एकांश जी को गिरेबान से पड़कर चिल्लाते हुए बोली, अगर मेरे अखंड को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी एकांश जी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, आप प्लीज जाकर उसे संभालिए ना। तभी सिद्धि वहां पर आए और बोली, अखंड भाई को मैं संभाल लूंगी, आप लोग यहीं पर बाहर रहिए, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ चली गई। अंदर आते ही सिद्धि ने जब सामने की तरफ देखा तो वो एकदम हैरान रह गई। सामने ही अखंड ने नस और वार्ड बाय दोनों को नीचे जमीन पर गिरा दिया था। वो दोनों दर्द से कराह रहे थे और अखंड अपनी जगह से ऊपर उठ चुका था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मेरी चांद को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा था उसे कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी वो, लेकिन उसने फिर से बेवकूफ़ी कर दी। उसने मुझे अपना दिल, ये बोलते हुए उसने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था। उसकी बात सुनकर सिद्धि को अब समझ आया कि अखंड इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहा है। वो तुरंत आगे आए और अखंड की तरफ देखते हुए बोली, आपको हॉट मून भाभी ने नहीं दिया है भाई, आपको हॉट रिद्धि ने दिया है। उसने अपना हॉट आपके लिए डोनेट किया है। उसकी बात सुनकर अखंड ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सिद्धि आगे आए और उसके बिल्कुल करीब होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थमते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप रिद्धि से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन वो जाते जाते आपकी नफरत कम करने की कोशिश करके गई है भाई। उसने आपके लिए एक लेटर भी छोड़ा है, ये रहा वो लेटर। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लेटर अखंड की तरफ बढ़ाया। अखंड एकदम फ्रीज हो चुका था। उसे हॉट रिद्धि ने दिया है ये जानकर उसे एक अलग ही तरह की तकलीफ महसूस हो रही थी। बेशक से रिद्धि ने कुछ भी किया हो, लेकिन उसने रिद्धि को कोई सजा नहीं दी थी। हाँ, उसे जेल में जरूर डलवाया था, लेकिन इसके अलावा ना ही उसने उस पर कोई हाथ उठाया। जबकि अखंड अपने दुश्मनों का क्या हाल करता था ये जग जाहिर था। अगर वो चाहता तो एक झटके में रिद्धि को खत्म कर सकता था, लेकिन बेशक से रिद्धि भूल गई थी कि अखंड उसका भाई है और उसे कितना प्यार करता है, लेकिन अखंड कभी ये बात भूल ही नहीं पाया। उसका दिल अब एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा था, जैसे रिद्धि का दिल उसके अंदर धड़कते हुए रिद्धि के उसके आसपास होने की गवाही भर रहा हो। अखंड ने अपने कैंपते हुए हाथों से उस लेटर को खोला, जिसमें लिखा था, अगर आप ये लेटर पढ़ रहे हैं भाई तो इसका मतलब यही है कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए होंगे। मैंने डॉक्टर से कहा है कि जब मेरे भाई पूरी तरह से ठीक हो जाए तभी उन्हें ये लेटर दें। वो क्या है ना, मैंने आपको बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं अब आपको और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, लेकिन आपको बताना भी चाहती थी कि अब मेरा दिल आपके अंदर धड़केगा भाई। मैंने बहुत सारी गलतियां की है,
लोग नादान होते हैं लेकिन मैं नादान नहीं हूँ भाई। मैं एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ जो किसी की बातों में आकर अपने ही भाई के खिलाफ हो गई। मैंने अपने ही भाई की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरी गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं गुनाह है और गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं होती, इसलिए खुद को सजा मैं खुद दे रही हूँ। मैं खुद को ख़त्म कर रही हूँ भाई। इस बात का बोझ आप अपने दिल पर मत रखिएगा कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इस दुनिया में रही तो किसी और से तो क्या खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। बहन तो छोड़िए, मैं तो एक ढंग की इंसान भी नहीं बन पाए, इसीलिए बस अपनी इस जिंदगी से आज़ादी चाहती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि मेरा ये दिल अब आपके दिल में धड़के। मून नफरत करती है ना मुझे, लेकिन अब उसे मुझे भी प्यार करना होगा। बस शायद इसी तरह से मुझे मून की माफ़ी मिल जाए, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने सबसे ज़्यादा गलत तो उसके साथ किया है ना। आई लव यू भाई, आई लव यू लॉट। प्लीज़ अगर हो सके तो अपनी इस बहन को माफ़ कर देना। आपकी अपनी रिद्धि। उस लेटर को पढ़ते हुए अखंड की आंखों से आंसू गिर गए थे। वो रोते हुए बोला, ये तुमने क्या किया है रिद्धि? मेरे लिए तुमने खुद को। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सिद्धि ने एक बार फिर से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और धीमे से बोली, शायद यही उसके कर्मों की सजा थी भाई। आप प्लीज़ अपने दिल पर कोई बोझ मत लेना। शायद सच में इस जिंदगी से आज़ादी ही उसके लिए एक नई जिंदगी की उम्मीद थी। बस अब आप अपना और अपने दिल का अच्छे से ख्याल रखिएगा। हम रिद्धि के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर अखंड कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन फिर अचानक ही उसके दिल में मून का ख्याल आया। वो सिद्धि की तरफ देखते हुए बोला, अगर मुझे हॉट रिद्धि ने दिया है तो मून कहाँ है? मेरी जान कहाँ है? उसका सवाल सुनकर सिद्धि के चेहरे के रंग एकदम फीके पड़ गए। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अखंड को क्या जवाब दे, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि मून आखिर गई तो गई कहाँ। एपिसोड 87। अब इसका खेल खत्म कर देना चाहिए। जहां एक तरफ हॉस्पिटल में अखंड मून के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। सिद्धि उसे बताना तो नहीं चाहती थी कि मून कहीं मिल नहीं रही, लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि ये तो पूरा क्लियर हो चुका था कि रिद्धि अब उन सब की जिंदगी से जा चुकी है। ऐसे में मून आखिर गई तो गई कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका था। अखंड एक पल भी मून के बिना रहने को तैयार नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। पूरी फैमिली उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। सुहासिनी जी और अभिनव जी भी उसे आराम करने का बोल रहे थे, लेकिन अखंड किसी की सुन ही नहीं रहा था और अब वो अपने वार्ड से बाहर निकल चुका था। जहां मून के लिए अखंड परेशान हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ मून बिस्तर पर लेटी हुई थी और अब उसकी आंखें खुलना लगी। उसने अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए अपनी आंखों को पूरा खोला तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया, जहां पर बहुत ही ज्यादा तेज खुशबू फैली हुई थी, जैसे कहीं पर मोगरा या फिर चंदन जैसा कुछ हो, या फिर कुछ तो खुशबू थी एक अलग से जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वो जिस जगह पर थी वहां पर ऐसी खुशबू का इस्तेमाल हमेशा किया जाता था ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए, उसे पूरी तरह से वो सुकून महसूस करवाया जाए जो सुकून लेने के लिए वो उस जगह पर आया है। और वो जगह कोई और नहीं, रूपा का कोठा, मतलब जमुना बाई का कोठा था। जहां पर रूपा सामने झूले पर बैठी मधुर संगीत सुन रही थी और सामने ही उसके आदमी खड़े थे जो उसे बता रहे थे कि वो लोग मून को ले तो आए हैं, लेकिन उनके लिए सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अखंड सिंघानिया कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। उनकी बात सुनकर रूपा हंसने लगी और रूपा को हंसते हुए देखकर रघु और उसके आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रूपा अचानक ही गुस्से से कांपने लगी और उसने साइड में रखा हुआ पानी का लोटा उठाया और उसमें थूककर सीधा रघु के मुंह पर फेंक दिया। रघु ने जल्दी से उस लोटा को कैच किया, वरना वो लोटा उसके मुंह का हुलिया बिगाड़ देता। रूपा गुस्से से गरजते हुए बोली, साला तू मेरी दलाली करता है या फिर उस अखंड सिंघानिया की, जिसकी तारीफों के पुल तो मेरे सामने बांध रहा है? अपनी जुबान संभाल कर खोल मेरे सामने, वरना तेरी जुबान का हलवा बनाकर रख दूंगी जो किसी से खाया भी नहीं जाएगा। रघु डर से कांपते हुए बोला, माफ कर दे रूपा, गलती हो गई, लेकिन मेरी बात को मजाक मत ले। वो अखंड सिंघानिया तबाही का दूसरा रूप है और सुना है वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, हद से ज्यादा। मैं तो कहता हूँ हम इस लड़की को हॉस्पिटल से उठा तो लाए हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। मैं तो खुद चाहता हूँ ये लड़की यहाँ पर रहे, साली इतनी खूबसूरत है कि कोठी की चांदी करवा देगी, लेकिन क्या करूँ, डर भी लग रहा है। रूपा अपने झूले से उठी और अपने चेहरे का घूंघट थोड़ा संभाल कर रघु के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। वो उसके मुंह पर थूक कर बोली, तू तो साला है ही एक नंबर का फट्टू इंसान, पर रूपा फट्टू नहीं है। इस कोठी की लड़कियां इंसान नहीं है, वो चीज़ है जो इस कोठी की शान बढ़ाती है, और इस कोठी की कोई चीज़ किसी और के घर की शान बढ़ाए, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ की लड़कियां सिर्फ वैश्या बन सकती है, किसी की बीवी या फिर बहू नहीं।
यहाँ की लड़कियां रखेल सिर्फ बिस्तर गर्म कर सकती हैं, किसी को पत्नी होने का सुख नहीं दे सकती। समझ में आया तुझे या फिर समझाऊं? ये बोलते हुए रूपा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। रघु तुरंत बोला, तो ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कोठा तेरा, जलवे तेरे, नौकर तेरे। ये बोलकर वो उसके करीब होने लगा। रघु की इस हरकत पर रूपा मुस्कुराए और बोली, चल आज रात तेरी बारी। उसकी बात सुनकर रघु का चेहरा एकदम से खिल गया, क्योंकि रूपा ने बात करते हुए अपना हाथ रघु के सीने पर रख दिया था, जिसका मतलब ये था कि आज रूपा उसके साथ रात बिताएगी। रूपा कोठे में दिन में जिस लड़के के सीने पर अपना हाथ रखती थी, उस लड़के की रात रूपा के साथ होती थी। रूपा वहां पर सिर्फ लड़कियों को ही जबरदस्ती धंधे पर उतारती थी, बल्कि अगर उसे कोई लड़का पसंद आ जाए तो वो उसके साथ भी जबरदस्ती करने में पीछे नहीं हटती थी। कोठे की हर एक लड़की की रात एक नए आदमी के साथ होती थी, तो रूपा को भी हर रोज एक नया आदमी खुद के लिए चाहिए होता था। अदा के साथ वो वापस झूले पर जाकर बैठी और पीछे खड़ी लड़कियों ने उसके झूले को झूलाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मून बिस्तर से उठकर अब बाहर की तरफ आई। वो जिस कमरे में थी वो कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, बस सामने एक छोटी सी अलमारी थी जहां पर अब उसके कपड़े रखे जाने वाले थे, और जिस बिस्तर पर वो लेटी हुई थी वो बिस्तर और साथ ही एक छोटा सा बाथरूम। उस जगह को देखते हुए मून के चेहरे पर बड़े ही अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो बाहर आई तो बाहर जिस कमरे में वो थी उसके जैसे तकरीबन 50 कमरे और ऊपर नीचे बने हुए थे। सब खुले हुए थे, लेकिन सामने की तरफ एक कमरा था जहां पर ताला लगा हुआ था। मून ने रेलिंग से लगकर नीचे की तरफ देखा जहां पर झूला लगा हुआ था और कोई झूले पर बैठा झूल रहा था। बेशक वो रूपा ही थी, लेकिन मून को फिलहाल उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब रेलिंग से होते हुए सामने की तरफ आई। वो उस जगह को बहुत ही अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि क्या वो सच में उसी जगह पर आई है जो उसे महसूस हो रहा है। जिन जिन कमरों के सामने से वो गुजर रही थी, कईयों में से उसे हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो कईयों में से चीखने चिल्लाने की। वो आवाज़ सुनकर मून का दिल दहल चुका था। वो जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी उसे और भी ज्यादा गंदा सा महसूस हो रहा था। आखिर वो उस कमरे के पास पहुंची जहां पर ताला लगा हुआ था। तभी उसे सामने से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो वो तुरंत वहां से पीछे की तरफ हट गई। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, इसीलिए किसी की नज़रों में आना नहीं चाहती थी। वो वही दीवार के पीछे छुप गई और तभी दो आदमी वहां पर आए और उन्होंने उस कमरे का ताला खोला जो अभी तक बंद था। वो लोग उस कमरे में गए और अगले ही पल वहां से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी। कोई था जो बहुत बुरी तरह से रो रहा था, कोई औरत जो शायद 50 साल की होगी। मून ने उस औरत का रोना सुनकर अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसे एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे। तभी दोनों आदमी बाहर निकले और एक बोला, हमें रूपा को बताना होगा कि ये साली अब बहुत नखरे दिखाने लगी है। बहुत हुआ इसका तमाशा, अब इसका खेल खत्म कर देना चाहिए। ये कहकर वो बिना ताला लगाए ही कमरे से बाहर जाने लगे, क्योंकि अंदर जो औरत थी वो वैसे भी ज्यादा चलने फिरने की हालत में नहीं थी। वो दोनों लड़के रूपा के पास जा रहे थे ताकि उसे साथ लेकर उस कमरे में वापस आए। उन आदमियों के जाने के बाद मून ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछे और कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसकी नज़र सामने जमीन पर पड़ी औरत पर गई। वो और कोई नहीं, सुकन्या थी। सुकन्या को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। उसे कई दिनों से ऐसी सजा दी जा रही थी कि उसे देखकर बाकी लड़कियां भी सबक लें और रूपा की कोठे के खिलाफ जाने की हिम्मत न करें। कुछ दिन पहले जब रघु मून को कोठे पर लाया था और सुकन्या ने एक बार फिर मून को वहां से भगा दिया था, तब रूपा को पता चल गया था कि मून को भगाने वाली सुकन्या थी, वो भी 2 बार। ऐसे में रूपा उसे बिना सजा दिए कैसे छोड़ सकती थी? पहले तो सुकन्या को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जिसमें उसे दो आदमियों के साथ अकेले छोड़ दिया जाता था। वो दोनों आदमी उसे भूखे शेर के शिकार की तरह नोचकर खा जाते, और अब उसे बुरी तरह मारा पीटा जाता था और बहुत कम खाना पीना दिया जाता था। सुकन्या ने खुद ही खाना पीना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। सुकन्या को देखते ही मून ने उसे पहचान लिया कि ये वही औरत है जिसने कुछ दिन पहले उसकी मदद की थी। वो जल्दी से उसके पास आए और घबराते हुए बोली, आप यहाँ, और आपकी इतनी बुरी हालत, क्या हुआ आपको? उद्धरण चिन्ह। मून की आवाज़ सुनकर सुकन्या ने अपनी आंखें खोली। भले ही उसने मून को कभी देखा नहीं था, लेकिन वो उसकी आवाज़ पहचान गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीमे से बोली, तुम आ गई। लेकिन ये बोलते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई, जब उसे एहसास हुआ कि मून का वहां पर आना उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। सुकन्या की वो आवाज़ सुनकर मून की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे।
वो सुकन्या को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, आप प्लीज खड़ी होइए। आपका ये हाल कैसे हुआ? ये लोग आपको इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? ये लोग आपको मारने की बातें कर रहे थे, लेकिन क्यों? आपने ऐसा क्या किया है? सुकन्या हल्का सा मुस्कुराए और कांपती हुई आवाज में बोली, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को इस कोठी से भगा दिया था। ये लोग उसे वेश्या बनाना चाहते थे, लेकिन मैं उसे एक खूबसूरत जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए ये लोग मुझे सजा दे रहे हैं। सुकन्या की बात सुनकर मून चौंक गई। भला कोई किसी को इस तरह की सजा कैसे दे सकता है? वो जल्दी से बोली, आपने बहुत सही किया। एक माँ कभी अपनी बच्ची को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहेगी, लेकिन इन लोगों को कोई हक नहीं है कि वो आपको इस तरह की सजा दें। आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊंगी। उस दिन आपने मेरी मदद की थी ना, आज मैं आपकी मदद करूंगी। हम यहाँ से भाग चले गए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दरवाजे से रूपा की आवाज आए, अच्छा तो अब तुम इसकी मदद करोगी? रूपा की आवाज सुनकर मून की आंखें बड़ी हो गईं। एपिसोड 88 आज ये धंधे पर बैठेगी। रूपा का कोठा। रूपा की आवाज सुनकर मून की आंखें बड़ी हो गई थी। वो सुकन्या जी की तरफ देख रही थी। सुकन्या जी की आंखों में भी अब आंसू तेजी से बरसने लगे थे। आज वो एक बार फिर से उन्हीं हालातों में वापस आकर फंस गई थी जिन हालातों से वो आज से 21-22 साल पहले निकली थी। उन्होंने तब तो मून को इस कोठे से भेज दिया था, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि शायद ही वो मून को इस दलदल से बाहर भेज पाएंगी। एक बार जो रूपा के कोठे में आ जाता है, उसके बाद यहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। वही रूपा चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए अंदर की तरफ आए और बोली, तुम करोगी इस औरत की मदद? पहले ये बताओ कि तुम अपनी मदद कर सकती हो क्या? तुमने सोचा है कि तुम इस कोठे से बाहर कैसे निकलोगी? मून उसकी बातें सुनकर ऊपर की तरफ उठी और गुस्से से रूपा की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक लड़की होते हुए दूसरी लड़की के साथ इस तरह की जबरदस्ती करते हुए? नहीं मतलब कोई इंसान इतना ज्यादा बेहुदा कैसे हो सकता है? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम कैसे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। अपने फायदे के लिए, सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए तुम लड़कियों की इज्जत का सौदा कर देती हो। वो इज्जत जो किसी भी लड़की के लिए उसकी जान से भी ज्यादा कीमती हो। रूपा उसकी बात सुनकर हंसी और आगे की तरफ बढ़कर बोली, तुम्हारी इन बातों से तो जैसे मेरा दिल पिघल गया। सॉरी, माफ कर दे बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं किसी लड़की को जबरदस्ती वेश्या नहीं बनाऊंगी, लेकिन अब तुझे तो इस कोठे में लाने की गुस्ताखी कर बैठी हूं ना मैं, इसलिए इस गुस्ताखी को तो अब अच्छे से पूरा कर ही लूं। उसके बाद ही मैं संन्यास लूंगी। ये बोलकर अब उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा और उसने एक जोरदार थप्पड़ मून के गाल पर जड़ दिया। मून एकदम हैरान रह गई। उसके गाल पर रूपा की उंगलियों के निशान छाप चुके थे। वो हैरानी से रूपा की तरफ देखने लगी। वही रूपा उसके बिल्कुल करीब आए और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू रूपा के सामने अपनी जुबान चलाए। तूने रूपा को बेहुदा कहा, तुझे तो अब मैं अपनी बेहूदगी अच्छे से दिखाऊंगी। ये बोलकर वो मून को खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगी। सुकन्या जोरों से चिल्लाई, छोड़ दो उसे, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? वो अपनी जिंदगी में खुश है, उसे खुश रहने दो। ये बोलते हुए वो भी खुद को घसीट घसीट कर बाहर की तरफ ला रही थी। रूपा के आदमी सुकन्या और मून की हालत पर हंसने लगे। सुकन्या बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर आई। उसकी नज़र रूपा पर थी जो मून को उसके बालों से कसकर पकड़ते हुए नीचे की तरफ लेकर जा रही थी। मून को अपने बालों में हद से ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। रूपा ने एक झटके में उसे नीचे हॉल में लाकर छोड़ा और बोली, अब बताती हूँ मैं तुझे कि रूपा क्या चीज है। ये बोलकर उसने उसे जोर से धक्का दिया तो मून सीधा जमीन पर जाकर गिरी। वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रूपा इतनी घटिया कैसे हो सकती है। तभी रघु वहां पर आया और मून की तरफ देखने लगा। वो हंसते हुए बोला, आज मेरी रूपा डार्लिंग का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन अब तूने उसका मूड खराब कर दिया। तुझे ये नहीं करना चाहिए था। मून गुस्से से बोली, मेरा नाम मत लो अपनी घटिया जुबान से। तुम ही हो ना वो इंसान जो एक बार पहले भी मुझे यहाँ पर लेकर आया था। अरे, तुम लोगों को शर्मानी चाहिए शर्म। तुम लोगों का जमीर नहीं है क्या? तुम लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है क्या? तुम लोग लड़कियों को समझते क्या हो? सिर्फ और सिर्फ कोई चीज जिसे कभी भी खरीद लिया और कभी भी बेच दिया। रूपा उसकी बात सुनकर हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर मून हैरान थी। अपनी बुराई सुनकर भी कोई इंसान इस तरह से कैसे हंस सकता है? रूपा उसके करीब आए और बोली, तुझे लगता है कि रघु तुझे यहाँ पर लेकर आया था? नहीं मेरी जान, इस कोठी से तो तेरा पहले से बहुत पुराना रिश्ता है।
मून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तब तक सुकन्या भी वहां पर आ चुकी थी। जैसे ही उसने रूपा की बात सुनी, वो चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, अगर तुमने मून से कुछ भी कहा तो। रूपा ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, देखो देखो कैसे सांसें हलक में अटक गई ना। मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा ना तुम्हें, तुम्हारा मन कर रहा होगा कि मेरी गर्दन दबाकर मेरी जान ले लो। ये बोलते हुए वो सुकन्या की तरफ बढ़ने लगी। सुकन्या भी उसकी तरफ ही देख रही थी। रूपा उसके बिल्कुल पास आकर बोली, मेरी माँ को भी तुझ पर ऐसे ही गुस्सा आया था जब तूने अपनी इस छोकरी को इस कोठे से बाहर भगा दिया था। जब तू इसे जंगलों में छोड़ आई थी जहां से इसे वो रईस खानदान अपने साथ ले गया, जिन्होंने इसे अपनी बेटी बनकर पाला पोसा, जबकि इसकी किस्मत में था ही इस कोठे की वेश्या बनना। क्या बनना वेश्या? ये बोलते हुए अब उसने सुकन्या के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और जोर से खींच दिया। सुकन्या जी जोरों से चिल्लाए। वहीं दूसरी तरफ मून एकदम शॉक्ड रह गई। वो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी। रूपा ने एक झटके से सुकन्या जी के बालों को छोड़ा और उसे जोर से धक्का देकर नीचे जमीन पर गिराते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी माँ को धोखा दिया। तुझे तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं और ना ही छोड़ूंगी तेरी छोकरी को। तू इसे वेश्या नहीं बनाना चाहती ना, लेकिन अब तू देख कैसे इस कोठे की सबसे बड़ी और सबसे महंगे वाली वेश्या में तेरी इस छोकरी को बनाऊंगी। ये बोलते हुए उसने वापस मून की तरफ देखा जिसके चेहरे के रंग अभी भी उड़े हुए थे। इतना तो वो जानती थी कि वो सुहासिनी जी और अभिनव जी की अपनी बेटी नहीं है, लेकिन उसकी माँ सुकन्या होगी ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो एक कोठे से ताल्लुकात रखती होगी ऐसा उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। रूपा अब तेजी से मून की तरफ बढ़ी। उसने मून के गालों को कसकर अपने हाथ में जकड़ लिया। मून जो खुद में ही खोई हुई थी वो उसे अपने करीब आते हुए भी महसूस नहीं कर पाई। रूपा उसके चेहरे को कसकर जकड़ते हुए बोली, तेरी माँ तुझे वैश्या नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अब तू वो वैश्या बनेगी जो एक साथ कई मर्दों की भूख शांत करेगी। ये बोलकर उसने एक झटके से मून का चेहरा छोड़ दिया। मून हक्की बक्की सी पीछे की तरफ हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रूपा और सुकन्या जी की तरफ देख रही थी। सुकन्या जी बेहिसाब रोए जा रही थी। मून अचानक ही कांपती हुई आवाज में बोली, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं। मैं सिर्फ अपने मॉम डैड की बेटी हूँ। मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं, मेरा इस कोठे से कोई लेना देना नहीं। ये बोलकर वो तुरंत उठी और वहां से बाहर की तरफ जाने लगी। रूपा ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और बोला, एक बार फिर से तू यहाँ से भागने की हिम्मत कर रही है, इतना जोर है तेरे अंदर। ये बोलकर उसने उसकी कलाई को कसकर मरोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि मून उन लोगों का सामना नहीं कर सकती थी, लेकिन पिछले 2 दिन से जो कुछ हो रहा था उसके बाद उसकी सारी हिम्मत लगभग से टूट चुकी थी। रूपा ने उसे एक बार फिर से जोर से धक्का दिया तो मून सीधा जमीन पर गिरी। रूपा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो तुझे लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। चल कोई बात नहीं, वैसे तो ये रूपा किसी को सफाई नहीं देती, लेकिन तेरे लिए वो भी सही। ये बोलकर वो जोरों से चिल्लाई, चंदा चंदा। जल्दी ही एक लड़की वहां पर आकर खड़ी हो गई। वो लड़की उस कोठे में ही पैदा हुई थी और बिल्कुल मून की तरह उसे भी वो सोने की बाली पहनाई गई थी जो मून के पेट पर भी पहनाई हुई थी। अगले ही पल रूपा ने चंदा के सीने पर अपना हाथ रखा और उसकी कुर्ती को जोर से खींचा तो चंदा अब ऊपर से सिर्फ अपने इनरवियर में रह गई। उसने तुरंत अपने सीने को अपने हाथों से ढक लिया था, लेकिन उसका पेट अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। मून एकदम शॉक्ड रह गई। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था, जबकि वहां खड़े सब लड़कों की नजरें चंदा और उसके बदन पर थी। मून की आंखों में नमी तैर गई। भला कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि किसी लड़की की इज्जत को यूं भरी महफिल में तार तार कर दे। रूपा मून के पास आए और उसके सर को पीछे से पकड़कर चंदा की तरफ घुमाते हुए बोली, देख उसके पेट पर बिल्कुल वही बाली है ना जो तेरे पेट पर भी है। तुझे पता है ये बाली इस कोठे की निशानी है। यहाँ पैदा होने वाली हर लड़की के पेट पर ये बाली पहनाई जाती है, ताकि बेशक से वो लड़की कहीं भी चली जाए, लेकिन उसे पता हो कि वो सिर्फ और सिर्फ इस कोठे की अमानत है। वो इस कोठे की वेश्या है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ मर्दों को खुश करना है, ना कि लोगों की गृहस्थी बसाना। ये बोलकर उसने एक झटके में मून को छोड़ दिया। मून की आंखों से आंसू बरसने लगे। वो आज तक समझ नहीं पाई थी कि उसके पेट में वो बाली क्यों है, लेकिन आज अपना सच जानकर उसे जैसे खुद से नफरत हो रही थी। रूपा उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर मुस्कुराए और बोली, चल तू मुझ पर यकीन मत कर, अपनी इस माँ पर यकीन कर ले, जिसने पूरे 20 साल इस कोठे के मर्दों के साथ अपनी रातें बिताई है। इसी से पूछ ले तू इसकी औलाद है या नहीं, लेकिन अफसोस तुझे ये तो पता चल जाएगा कि तेरी माँ ये है, लेकिन तेरा बाप कौन है ये तो तेरी माँ को भी नहीं पता होगा।
उसकी बात सुनकर रघु और वहां पर खड़े सब मर्द हंसने लगे थे। उनकी हंसी सुनकर मून को खुद से और भी ज्यादा घिन आने लगी थी। रूपा ने अब रघु की तरफ देखा और एकदम सर्द आवाज में बोली, जाओ इसे लेकर इसके कमरे में जाओ और इसे अच्छे से तैयार करो। आज ये धंधे पर बैठेगी। उसकी बात सुनकर मून के होश उड़ गए। वही सुकन्या भी रोते हुए चिल्लाकर बोली, ऐसा मत करो रूपा, ऐसा मत करो, उसे जाने दो यहाँ से, उससे ये सब काम मत करवाओ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझसे बोलो, मैं सब करने। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रूपा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, बुई घोड़ी लाल लगाम, तुझ जिस हालत में है ना, कोई मर्द तेरी तरफ देखे भी ना। तुझे बिस्तर पर अपने साथ लेकर जाना तो दूर की बात है, जाओ इसे भी यहाँ से लेकर जाओ, सारा मूड खराब कर दिया इसने। ये बोलकर उसने सामने के दो लड़कों की तरफ देखा जो सुकन्या को खींचते हुए वहां से ले गए। सुकन्या की दर्द भरी चीख वहां पर गूंज रही थी। वो मून को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे जबरदस्ती वहां से ले जाया जा रहा था और मून बिल्कुल पत्थर से बेजान अपनी जगह पर गिरी हुई थी। रघु और एक आदमी ने आकर उसके दोनों कलाइयों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगे। रूपा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। एपिसोड 89। मैं तुम लोगों की तरह वैश्य कभी नहीं बनूंगी। हिज लिटिल शुगर गर्ल। जमुना बाई का कोठा। रूपा ने रघु को मून को उसके कमरे में ले जाने का बोल दिया था और रघु और उसका एक साथी मून को उसके कमरे के अंदर लेकर जा रहा था। मून एकदम बेजान हो चुकी थी, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका हो। अपनी सच्चाई जानकर वो शॉक्ड रह गई थी और कुछ और समझ नहीं पा रही थी। अब तक अखन को वो न जाने कितनी बार याद कर चुकी थी, कितनी बार उसके बारे में सोच चुकी थी, लेकिन अब तो जैसे उसके दिमाग में अखन की भी कोई बात नहीं चल रही थी। उसे अखन की भी याद नहीं आ रही थी। रघु ने उसे उसके कमरे में लाकर बेड पर पटका और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी कुछ ही देर में एक लड़की तुझे तैयार करने के लिए आएगी और चुपचाप तैयार हो जाना। फालतू का ड्रामा करेगी तो तू ही पछताएगी। तू तो देख चुकी है रूपा किस तरह से लड़कियों के साथ पेश आती है। उस दिन देखा था ना तूने, जब उसने चांद का चेहरा जलाया था, तो तू भी चांद की तरह अपना चेहरा नहीं जलवाना चाहती, तो चुपचाप तैयार हो जाना। अपनी बात कहकर रघु तुरंत वहां से चला गया और उसके साथी ने भी जाते जाते दरवाजा बंद कर दिया। उनके जाने के बाद भी मून जैसे होश में नहीं आए, वो बेड पर यूं ही बैठी रही और एक टक नीचे जमीन की तरफ देखती रही। तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था और अब एक लड़की जिसका नाम चंदा था, वो अंदर की तरफ आए और उसके हाथों में मून के लिए कपड़े थे जो बहुत भारी थे और लहंगा चोली जैसा कुछ था, क्योंकि आज मून पहली बार इस कोठे के लिए किसी आदमी के साथ रात बिताने वाली थी, तो इस रात को काफी खास बनाया जाने वाला था और उसकी बोली भी लगने वाली थी। हालांकि वहां पर बोली सिर्फ कुंवारी लड़कियों की लगती थी, लेकिन मून की खूबसूरती ही ऐसी थी कि अगर उसके लिए बोली न लगाया तो शायद कोठे की तौहीन हो जाती। चंदा ने अपने हाथों में पकड़े हुए कपड़े मून के सामने रखे और बोली, जा जल्दी से जाकर बाथरूम में इन्हें पहन कर आ। मून ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। चंदा तुरंत बोली, मेरा दिमाग पहले ही घुमा हुआ है, इसलिए तू मेरा दिमाग ज्यादा मत खराब करना। जल्दी से कपड़े उठा और चल बाथरूम में, और अगर तुझसे नहीं जाया जाता तो मुझे बता। अगर मेरे कपड़े तेरे लिए फाड़े जा सकते हैं तो तेरे कपड़े मैं क्यों नहीं फाड़ सकती। चंदा की बात सुनकर मून एकटक उसकी तरफ देखने लगी। आज तक उसने बिजनेस डील्स तो बहुत की थी, लेकिन इस तरह की डील के बारे में तो उसने कभी सोचा तक नहीं था। तभी दरवाजा एक बार फिर से खुला और गौरवी अंदर आई। गौरवी उस कोठे की काफी उम्रदराज औरत थी और वही कारण थी सुकन्या की इस हालत की। जब सुकन्या मून को लेकर कोठे से बाहर लेकर भागी थी, तो गौरवी ही थी जिसने उसके बाहर भागने की खबर सबको दी थी। जमुना बाई ने गौरवी से ही सुकन्या के भागने की खबर सुनी थी और फिर सुकन्या का वो हाल किया था कि आज तक उस घिनौनी रात को सुकन्या भूल नहीं पाई थी। गौरवी ने अंदर आते हुए मून की तरफ देखा और फिर चंदा की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, तुम इसे छोड़ो और जाओ यहाँ से, इसे आज तैयार मैं करूंगी। चंदा गौरवी की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन आप। गौरवी उसके कुछ बोलने से पहले ही बोली, मेरा इसके साथ पुराना नाता है, इसकी मासी लगती हूँ मैं, इसे यहाँ पर देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बात नहीं सकती, इसलिए मुझे भी तो अपनी खुशी को मनाने का मौका मिलना चाहिए ना। तुम जाओ यहाँ से, इसे मैं तैयार करके बाहर लाऊंगी। चंदा गौरवी की बात सुनकर तुरंत वहां से बाहर चली गई और उसके जाने के बाद अब गौरवी मून के पास आई, जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। गौरवी उसके चेहरे पर झुकी और बोली, जब तू पैदा हुई थी ना, तभी मैंने ख्वाब देखा था कि एक दिन इस कोठे की सबसे बड़ियार तू बनेगी, लेकिन तेरी माँ ने वो ख्वाब पूरा नहीं होने दिया। पर आज मेरा ख्वाब पूरा होगा। जब तू इस कोठे से भाग गई थी तो मेरा दिल जल गया था, लेकिन आज मेरे जलते हुए दिल को सुकून मिलेगा।
ये बोलकर अगले ही पल उसने मून के सीने पर अपना हाथ रख दिया। मून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही गौरवी ने उसके पहने हुए कपड़ों को एक झटके से खींचा और मून का सीना पूरी तरह से बेलिबास हो गया। मून एकदम से कांप उठी। वो गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। अभी उसने इतना ही कहा था कि गौरवी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया और बोली, गौरवी के सामने जुबान मत चलाना। अगर 22 साल पहले तेरी माँ का वो हाल कर सकती हूँ जो कोई ख्वाबों में भी ना सोचे, तो सोच अब तेरा क्या हाल करूंगी मैं। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसने अब सामने रखे हुए कपड़े उठाए और मून को जबरदस्ती पहनना शुरू कर दिए, जिसमें मून का बदन ढक कम रहा था और दिखाई ज्यादा दे रहा था। मून की आंखों से आंसू बरसने लगे। वो खुद को गौरवी की पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे ये सब नहीं करना है। ये सब गंदा काम मैं नहीं करूंगी। अगर मेरे मिस्टर सिंघानिया को पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो तुम सब लोगों की जान ले लेंगे। तुम जानती नहीं हो उन्हें। गौरवी ने उसके चेहरे को कसकर पकड़ा और बोली, मैं नहीं जानती तेरे मिस्टर सिंघानिया को, लेकिन तुझे बताऊं तू भी रूपा को नहीं जानती। जितने नखरे तो दिखा रही है ना, अगर रूपा को पता चला तो बोली छोड़, तेरा वो हाल करेगी कि तू जिंदा भी नहीं रह पाएगी। खुद को ही नोच खाने का मन करेगा तेरा। इसलिए चुपचाप कपड़े पहन और चल मेरे साथ। ये बोलकर उसने मून के बाकी कपड़ों को भी उसके बदन से अलग कर दिया और उसे वो लहंगा चोली पहने दिया। मून की आंखों से बस आंसू बरसते रहे। गौरवी अब उसे ज्वेलरी पहनाने लगी। मून ने अचानक से उसे जोरों से धक्का दिया और बोली, बेशक से तुम्हारी रूपा कुछ भी हो, लेकिन वो मुझसे ये सब काम नहीं करवा सकती। मैं बेशक से इस कोठे पर पैदा हुई, लेकिन मैं तुम लोगों की तरह वैश्य कभी नहीं बनूंगी, कभी भी नहीं। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ भागी, लेकिन अगले ही पल उसकी जोरों से चीख निकल गई। जैसे ही वो बाहर गई, रघु ने उसे जोर से अंदर की तरफ धक्का दिया और मून सीधा जमीन पर गिरी। रघु के साथ सिर्फ उसका एक साथी नहीं बल्कि उसके 3-4 साथी थे। गौरवी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। रघु मून की तरफ देखते हुए बोला, कहीं ऐसा ना हो तेरी शुरुआत मुझसे हो जाए, इसलिए बेहतर होगा जल्दी से तैयार हो जा। नीचे महफिल सज चुकी है, तेरी बोली लगाने के लिए लोग आ चुके हैं और रूपा अपने मेहमानों को नाराज नहीं करती। उसकी बात सुनकर मून के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोली, उसकी इस सोच ने ही उसकी रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया था। एपिसोड 90। बस ये समझ लो कि उसके खून की प्यासी हूँ। मुंबई, जमुना बाई का कोठा। अपनी बोली की बात सुनकर ही मून हैरान रह गई थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। सामने खड़ा रघु तुरंत बोला, जल्दी से तैयार हो जा वरना बोली तो तेरी लगेगी, जिंदा या तेरी लाश की, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। चुपचाप हमारे साथ चलेगी तो खुद भी मजे करेगी और इस कोठे में भी रौनक लगेगी, लेकिन अगर ज्यादा नखरे दिखाएगी तो तेरे साथ जो होना है वो तो होगा ही, बेशक से फिर तू लाश क्यों ना बन जाए। उसकी बात सुनकर मून उसकी तरफ देखती रह गई। अब तक चंदा भी वहां पर वापस आ गई थी। उसने और गौरवी ने मिलकर मून को साड़ी ज्वेलरी पहनाए और फिर उसे बाहर की तरफ लेकर आई। बाहर महफिल जम चुकी थी। बड़े बड़े इज्जतदार लोग फिलहाल अपनी इज्जत को थोड़ा साइड में रखकर वहां महफिल में आकर बैठ चुके थे। किसी की नजरें मून के पैरों पर थी तो किसी की उसके कंधों पर, किसी की उसकी कमर पर तो किसी की उसके सीने पर। कोई उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घूंघट की वजह से चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस होंठों का निचला हिस्सा और गोरी गर्दन दिखाई दे रही थी। और इतना देखकर ही हर कोई बस ये सोच रहा था कि आज की रात मून के साथ बिताने में उन्हें कैसा फील होगा। और हर किसी की मुस्कुराहट बता रही थी कि मून को देखकर ही सब मोहित हो बैठे थे। मून को देखते ही रूपा तुरंत उसके पास आए और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सबके सामने करते हुए बोली, देख लीजिए इसे एक बार, जो देख लेंगे ना तो नजरें किसी और पर नहीं जाएंगी आप सबकी, लेकिन जैसे हीरा हर कोई नहीं पहन सकता वैसे हमारा ये चांद भी हर कोई नहीं देख सकता। अभी फिलहाल इसका चेहरा घूंघट से ढका है, लेकिन इसे देखने का हक सिर्फ उसे होगा जो इसकी कीमत अदा करेगा, वो कीमत जो आपका दिल खुश कर देगी। रूपा की बात सुनकर एक शख्स तुरंत बोला, कीमत तो हम अदा कर देंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा चेहरा तो दिखा दो, कम से कम हमें तसल्ली तो हो जाए कि हम अपना पैसा सही माल पर तो लगा रहे हैं ना। कहीं हम ख्वाबों में हूर परी देख ले और फिर तुम बाद में हमें घिसा पिटासा माल दे दो, हम तो लुट जाएंगे ना। रूपा तुरंत बोली, आज तक आपको लूटने दिया है क्या लाल जी? जो आज लूटने दूंगी। आप तो खुलकर बोली लगाए, आपको माल एकदम कड़क मिलेगा, ऐसा जो आज तक आपने देखा नहीं होगा। और इतना भी बता दूं, जो माल आप तक लाई हूं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बीवी है। बस ये समझ लीजिए कि अपनी शादी से थोड़ा नाखुश थी इसलिए यहाँ तक आ गई।
ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही अदा थी और मून की आंखों में आंसू थे। वो सुकन्या के बारे में सोचे जा रही थी। कुछ देर पहले जब मून को ज्वेलरी पहनाई जा रही थी तो गौरवी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुझे पता है सुकन्या इस वक्त कहाँ है? एक बंद कमरे में जहाँ उसके साथ एक हैवान को छोड़ा गया है। जैसे ही तूने मेहमानों को खुश करने से मना किया वो हैवान सुकन्या पर टूट पड़ेगा। बेचारी इस उम्र में पता नहीं कैसे खुद को संभालेगी। गौरवी की बात सुनकर मून हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, आप लोग इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? गौरवी मुस्कुराए और बोली, यहाँ पर सिर्फ रोकड़ा देखा जाता है, दिल नहीं। इसलिए तू भी बस आज रोकड़ा देखना और उसका हाथ खुशी से थाम लेना जो तुझे सबसे ज्यादा रोकड़ा दे। तू समझ रही है ना मेरी बात? या तो तू आज की रात इस कोठे में धंधे पर बैठेगी या फिर सुकन्या बेचारी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मून ने अपना सिर्फ ना में हिलाया। अगले ही पल गौरवी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। इतना तो वो भी जानती थी कि अगर सुकन्या अपनी बेटी के लिए इतने सालों से टॉर्चर बर्दाश्त कर सकती है तो थोड़ा प्यार तो उसकी बेटी को भी उससे होगा ही। मून का दिल इस वक्त हद से ज्यादा रो रहा था। अखन के अलावा वो किसी की नज़र भी खुद पर बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन आज वहां घटिया लोग बैठकर उसे गंदी गंदी नजरों से देख रहे थे। तभी बोली शुरू हुई और एक शख्स जोरों से बोला, 1 लाख रुपये। रूपा ने उस शख्स को घूर कर देखा और बोली, क्या बात है बंसी जी, सिर्फ 1 लाख तो आप अपनी बीवी को मुफ्त में दे देते होंगे, जो आपको खुश भी नहीं करती, और हमारी ये हूर परी जो आज आपको जन्नत दिखाएंगी उसके लिए सिर्फ 1 लाख रुपए। वो शख्स बंसी ने जरा सा मुंह बनाया और बोला, चलो तू इतना कहती है तो 2 लाख रुपा। रूपा हल्का सा मुस्कुराए और बोली, कोई है जो बंसी जी को बताया कि खूबसूरती की कीमत इतनी कम नहीं होती। उसकी बात सुनकर एक शख्स मिस्टर मित्तल अपनी जगह से उठे और मून की तरफ बढ़ते हुए बोले, 3 लाख रुपए। ये बोलते हुए उन्होंने मून के पास आकर उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया तो मून एकदम से चौंक गई। वो झट से पीछे की तरफ हट गई। रूपा मुस्कुराते हुए बोली, देखिए आपने हमारे चांद की नजाकत, उसे तो इतने पैसों में खुद को छूना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जरा अच्छा सा दम लगाए ना मित्तल जी, क्या कर रहे हैं आप? इतने कंजूस तो नहीं थे आप। तभी सामने बैठे एक शख्स मिस्टर गर्ग जल्दी से बोले, पूरे 5 लाख रुपए। रूपा 5 लाख सुनकर एकदम से चौंक गई और मुस्कुराते हुए बोली, ये की ना आपने समझदारी वाली बात। अरे ऐसा चांद का टुकड़ा दे रही हूँ जो आपको इस दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। अब अगर जन्नत देखनी है तो जेब तो ढीली करनी पड़ेगी ना। ये बोलते हुए उसने मिस्टर मित्तल की तरफ देखा। मिस्टर गर्ग उठकर अपनी जगह से आए और मून के सामने खड़े हो गए। मून की आंखों से आंसू बह रहे थे। मिस्टर गर्ग मिस्टर मित्तल की तरफ देखते हुए बोले, आप तो वैसे भी रहने दीजिए मिस्टर मित्तल, आपसे तो बिजनेस ढंग से नहीं होता, इसे कहाँ खुश करेंगे आप? इसे बस आप मेरे लिए ही छोड़ दीजिए। ये बोलकर वो मून के बिल्कुल करीब हो गए और अगले ही पल उन्होंने मून का घूंघट अपने हाथों में ले लिया। रूपा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत बोली, अब अगर आपने 5 लाख बोल ही दिए हैं मिस्टर गर्ग तो आप भी क्या याद रखेंगे? जाए, ये चांद का टुकड़ा मैंने आपको दिया, पर संभाल कर कहीं चांद का टुकड़ा बिल्कुल चूर चूर मत कर दीजिएगा। ये बोलते हुए वो हंसने लगी। मिस्टर गर्ग ने अब एक झटके से मून का घूंघट हटा दिया और उसे देखकर वहां पर बैठे कई शख्स बेहद हैरान रह गए। मून और अखन की पिक्चर्स आए दिन अखबारों में छपती थी तो वो भला उसे कैसे ही ना पहचानते। मिस्टर गर्ग शातिर मुस्कुराहट के साथ बोला, कब से अखन सिंघानिया से उसका रुतबा छीनने का इरादा था मेरा इरादा ऐसे पूरा होगा ये न सोचा था मैंने। चल रूपा, तू भी क्या याद रखेगी, इसी खुशी में 2 लाख ज्यादा दिया तुझे। ये बोलकर उन्होंने अपने सामने खड़े आदमी को इशारा किया जो उनका मुंशी था। उसने तुरंत 7 लाख रुपए रूपा को जाकर दिए और अगले ही पल मिस्टर गर्ग मून का हाथ पकड़कर उसे ऊपर कमरे की तरफ ले जाने लगे। रूपा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो अब हॉल के बीचों बीच सबके सामने आए और ताली बजाते हुए बोली, तो आज की महफिल यहीं पर खत्म होती है। अब आप लोग बाकी की लड़कियों में से अपनी अपनी पसंद की लड़की लीजिए और मजे कीजिए। ये बोलकर उसने वहां से अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। मिस्टर गर्ग मून का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। मून उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्लीज छोड़िए मुझे, आपको कोई हक नहीं बनता मुझे ऐसे हाथ लगाने का। मेरे मिस्टर सिंघानिया को हराना चाहते थे ना आप, लेकिन आप कभी उन्हें हरा नहीं पाएंगे। मैं मजबूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कुछ भी। उसकी बात सुनकर मिस्टर गर्ग ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोले, एक तो खुद की भूख शांत करने के लिए कोठे पर आ गई और अब मेरे सामने नखरे दिखा रही है। लगता है तेरा अखन सिंघानिया तुझे खुश नहीं कर सकता। क्या बात है, मर्द नहीं है क्या वो? ये बोलकर वो हंसने लगा और उसकी ऐसी बेहुदा बात सुनकर मून का चेहरा गुस्से से कांपने लगा।
वो गुस्से से अपना हाथ मिस्टर गर्ग पर उठाने लगी, लेकिन तभी पीछे से उसकी नज़र सुकन्या के कमरे पर गई, जिसके बाहर एक आदमी खड़ा था, और उसने दरवाजा हल्का सा खोल दिया तो अंदर उसे एक सांड जैसा आदमी दिखाई दिया, जो सच में किसी हैवान से कम नहीं था। उसे देखकर ही मून की आंखें हैरत में फैल गई। अगले ही पल मिस्टर गर्ग ने उसे वहां के एक आलीशान रूम में खींचा और तुरंत बेड पर पटक दिया। वहीं दूसरी तरफ रूपा अपने कमरे में आकर बेड पर बैठी तो गौरवी भी तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रूपा ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, बता क्या चाहिए तुझे? आज तूने खुश किया है मुझे, जो मांगेगा वो दे दूंगी। रूपा की बात सुनकर गौरवी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि आइंदा ये मून इस कोटे से बाहर ना जाए और इसकी निगरानी मैं करूं। रूपा ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, लगता है काफी अच्छी खासी दुश्मनी है तेरी सुकन्या के साथ। गौरवी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, दुश्मनी कहा तो क्या कहा, बस ये समझ लो कि उसके खून की प्यासी हूं, अब उसे तो इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। बस उसे मरते हुए देखकर मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। जब उसके सामने उसकी बेटी से हर रोज धंधा कराया जाएगा तो मेरे जलते हुए दिल को करार आ जाएगा। रूपा मुस्कुराए और अपने पैरों पर नेल पेंट लगाते हुए बोली, फिक्र मत कर, अब वो मून यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से बाहर बहुत जोरों से आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा टूटा हो। रूपा ने तुरंत अपने हाथों में पकड़ी हुई नेल पेंट साइड में फेंकी और बाहर की तरफ आई तो बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सामने अखंड सिंघानिया खड़ा था और उसके पीछे ही उसके बॉडीगार्ड, जो गिनती में तकरीबन 15 से 20 थे, और उन लोगों ने पूरे कोठे को घेर लिया था। अखंड की गुस्से भरी नजरें रूपा पर थी और तभी वहां पर रघु आया। रघु को देखते ही जैसे अखंड के अंदर कोई हैवान आ गया और वो तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए रघु की तरफ आया और अगले ही पल उसने उसे कुत्तों की तरह पीटना शुरू कर दिया। रूपा चौंकते हुए बस अखंड की तरफ देखती रह गई।